गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो DFCCIL रेलवे के बारे में लेक्चर 1 हमने कल कंप्लीट कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 2, लेक्चर नंबर 2, और कल ये कंप्लीट हो जाएगा। कल लेक्चर नंबर 3 होगा और कल ये टॉपिक हम पूरा कर लेंगे, जो 10 मार्क्स का आपका DFCCIL रेलवेज के बारे में आना है। तो कल लास्ट क्लास होगी, इसका थर्ड लेक्चर होगा जिसमें ये पूरा हो जाएगा। काफ़ी हद तक तो आज कंप्लीट होगा, थोड़ा सा एक पोर्शन है वो कल पूरा होगा। शुरू करें बात। तो कल हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, कुछ सिंगल लाइनर क्वेश्चन वगैरह कल हम देख रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएं। पहले कुछ फैक्ट्स कल हमने बात की थी, उसी को आगे बढ़ाएं। देखो, पहला सवाल है, दुनिया की पहली सोलर पावर पे जो ट्रेन चलाई गई, ये किस कंट्री में चलाया गया? वर्ल्ड का पहला सोलर पावर ट्रेन, वर्ल्ड का पहला सोलर पावर ट्रेन दिसंबर 2017 में चलाई गई थी ऑस्ट्रेलिया में। ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, एक एक करके देखते चलें। कैमरा हल्का सा थोड़ा एडजस्ट करना हो। तो वर्ल्ड का पहला पूरी तरह से सोलर पावर पे चलने वाली ट्रेन, ये दिसंबर 2017 बैरॉन बे रेल रोड कंपनी ऑस्ट्रेलिया, तो कंपनी का नाम तो नहीं, बस सिर्फ ये सवाल है, दुनिया की पहली सोलर पावर पे चलने वाली ट्रेन कहाँ पे चलाई गई थी? ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया में भी सोलर पे ट्रेन चलाई गई, पर वो सिर्फ सोलर पे नहीं थी, वो डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, इसको बोलते हैं डेमू, डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, इसको डेमू कहा जाता है। तो इंडिया में पहली सोलर पावर ट्रेन जो सोलर और डीजल दोनों, देखो डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, कुछ पोर्शन सोलर भी था इसमें, 100% सोलर नहीं थी, सोलर प्लस डीजल दोनों है। तो इंडियन रेलवे ने सोलर पावर की पहली ट्रेन, डेमू का मतलब होता है डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, ये सफदरजंग रेलवे स्टेशन दिल्ली से इनॉग्रेशन हुआ था और सराय रोहिल्ला दिल्ली से हरियाणा के फारूक नगर के बीच चलाई गई। पहली सोलर पावर ट्रेन इंडिया ने डेमू, डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, 100% सोलर पावर नहीं थी ये, 100% सोलर पावर पे नहीं थी, ये मिक्सचर था। तो ये चलाई गई थी सराय रोहिल्ला दिल्ली से फारूक नगर हरियाणा के बीच, सराय रोहिल्ला दिल्ली, फारूक नगर हरियाणा। सराय रोहिल्ला दिल्ली से फारूक नगर के बीच। कैमरा थोड़ा सा सही सेट नहीं हो रहा है। अभी देखो ठीक है क्या? अभी ठीक है। तो जुलाई 14, 2017 इंडियन रेलवे ने पहली सोलर पावर डेमू ट्रेन, डेमू का मतलब डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, मतलब ये 100% सोलर पे नहीं थी, ये सोलर डीजल दोनों हैं, और ये सराय रोहिल्ला से फारूक नगर हरियाणा के बीच चलाई गई थी, सराय रोहिल्ला दिल्ली से फारूक नगर हरियाणा के बीच। क्लियर है? अगला पॉइंट, पहली फुली सोलर पावर्ड रेलवे स्टेशन, पहला पूरी तरीके से सोलर पावर पे चलने वाला रेलवे स्टेशन, ये है गुवाहाटी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहला पूरी तरह से सोलर पावर पे चलने वाला। विनमय कह रहे हैं मैंने इसका प्रीवियस ईयर देखा, काफी डाटा ओरिएंटेड। इसमें विनमय आप जो बात कर रहे हो वो इस तरह की, रेलवे ट्रैक टोटल इंडिया में कितना कवर हो चुका है, या जैसे कल मैंने लेंथ वगैरह लिखवाई थी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में, तो वो सब भी आएगा। हम इसमें कोई भी पॉइंट छोड़ नहीं सकते हैं, जो फैक्चुअल डाटा बेस्ड है वो भी करना है, जो करंट ओरिएंटेड है वो भी
पूरी तरीके से हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, कल पहली एक ही क्लास हुई थी, उसमें कितना कवरेज था आज देख लेना, और कल कंप्लीट हो जाएगा ये, कल तक आप देखोगे सारा मिल जाएगा इसमें। तो मुझे ऑलरेडी पता है उसमें क्या कराना है, आप बस कवर करते चलिए इसको। तो पहला पूरी तरह से सोलर पावर पे चलने वाला रेलवे स्टेशन है गुवाहाटी। सीएनजी पे चलने वाली ट्रेन, भारत की पहली सीएनजी पे चलाई गई ट्रेन, वो भी सिर्फ सीएनजी नहीं था, सीएनजी प्लस डीजल दोनों था। 100% सीएनजी नहीं था, सीएनजी और डीजल दोनों था, तो वो भी डेमो ट्रेन थी, डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। जैसे यहाँ पे सोलर प्लस डीजल था ऊपर, और यहाँ पे था सीएनजी प्लस डीजल। तो पहली सोलर पावर रेलवे स्टेशन गुवाहाटी है, और सीएनजी पे चलने वाली पहली ट्रेन ये सीएनजी प्लस डीजल दोनों था। ये 2015 में चलाई गई भारत में। और क्या पर्पस होगा, सीएनजी वाली ट्रेन चलाई गई तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा, जीएचजी एमिशन कम करना टारगेट था। रूट था इसका हरियाणा के रोहतक से रेवाड़ी, हरियाणा में ही रोहतक, हरियाणा में ही रेवाड़ी, हरियाणा में रोहतक से रेवाड़ी के बीच चलाई गई थी 2015 में। तो चाहे पुराना क्वेश्चन हो चाहे नया, सारे हमें कवर करते चलने हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, दुनिया में पहली पूरी तरह से सोलर पावर वाली ट्रेन ये ऑस्ट्रेलिया ने चलाई थी। इंडिया ने चलाई थी सोलर और डीजल का मिक्सचर था, वो कुछ हिस्सा सोलर कुछ मतलब हाइब्रिड टाइप का। तो इंडिया में चली थी दिल्ली सराय रोहिल्ला से फारूक नगर हरियाणा के बीच। पहली प्राइवेट ट्रेन भारत में कौन सी है, तेजस। प्राइवेट ट्रेन पहली भारत में तेजस, लखनऊ से दिल्ली के बीच चलाई गई थी। पहली प्राइवेट ट्रेन लखनऊ से दिल्ली के बीच। तो सोलर पावर वाली ऑस्ट्रेलिया ने चलाई थी। इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस 2019 में चली थी लखनऊ नई दिल्ली के बीच, उसके बाद कई रूट पे चलाई गई। जुलाई 2017 इंडियन रेलवे ने सोलर पावर डेमू ट्रेन जो सराय रोहिल्ला से फारूक नगर के बीच चलाई। पूरी तरह से सोलर पावर पे चलने वाला रेलवे स्टेशन गुवाहाटी। अगला सवाल है, इंडिया में पहला सीएनजी ट्रेन, ये सिर्फ सीएनजी नहीं थी, सीएनजी प्लस डीजल हाइब्रिड टाइप का कंसेप्ट था। ये सीएनजी प्लस डीजल वाली थी, ये चली थी रोहतक रेवाड़ी के बीच। ये सवाल आने के चांस हैं, कई एग्जाम में अभी आएगा ये बैक टू बैक। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। तो जम्मू कश्मीर में जो रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है, आप देख रहे हैं कई सारे टनल ब्रिज जो एक कश्मीर घाटी को पूरा कनेक्ट कर रहे हैं रेलवे से। तो रेलवे का सबसे ऊंचा ब्रिज उसी प्रोजेक्ट में, जो उधमनगर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक ये सारा जो कनेक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें चिनाब के ऊपर जो ब्रिज बना वो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। ये सवाल आने की पूरी संभावना। तो जून 2025 में पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन किया दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क ब्रिज, धनुष की शेप में, जो ऐसे सपोर्ट लगा हुआ है धनुष की शेप में। तो पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन किया दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज का, जो चिनाब के ऊपर बना है, चिनाब रिवर पे बना है। इसकी कुल ऊंचाई 359 मीटर है। एक तो इसकी लंबाई, ये ऊंचाई कितनी है ये डाटा याद रखना है, 359 मीटर ऊंचा है ये, जो कि एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचाई ज्यादा है इसकी। एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। 1486 करोड़ रुपए इसको बनाने में लागत आई है और 8 साल का समय लगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज चिनाब के ऊपर बनाया गया, जो कि एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा। कुल ऊंचाई 359 मीटर है, 1486 करोड़ की लागत आई है और 8 साल में बनके तैयार हुआ है। ये ब्रिज एक क्रूशियल जो लिंक है, कटरा से लेके बनिहाल तक 111 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उस कनेक्टिविटी के लिए ये ब्रिज बहुत जरूरी था। 111 किलोमीटर का जो रूट है कटरा से बनिहाल जाने के लिए, बीच में रास्ते में ये कनेक्ट होना, ये कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर। ठीक है, तो द ब्रिज फॉर्म्स ए क्रूशियल लिंक। 111 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है कटरा से बनिहाल के बीच में, वहां पर ये ब्रिज बनाने की इंपॉर्टेंट था। और ये पूरा प्रोजेक्ट, ये किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, उधमपुर से लेकर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का पार्ट है सारा। ये खुद उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो सवाल क्या बनता है, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कहां पर, चिनाब रिवर पे जम्मू कश्मीर में बनाया गया। कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है, जो पूरा प्रोजेक्ट है वो तो ये वाला है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। इसी प्रोजेक्ट के तहत 111 किलोमीटर का एक रूट कटरा से बनिहाल को जोड़ने वाला, वहीं पर यह बना हुआ है चिनाब के ऊपर ब्रिज। इसकी ऊंचाई कितनी है, 359 मीटर।
8 ईयर्स में बनके तैयार हुआ और 1486 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई है। ठीक है, और सिंगल आर्क ब्रिज है। किस टाइप का ब्रिज है? ब्रिज के भी कई टाइप होते हैं, सिविल में पढ़ते हैं। ये किस तरह का ब्रिज है? सिंगल आर्क। सिंगल आर्क शब्द का मतलब क्या है? एक ऐसा ब्रिज जो सिंगल कंटिन्यूअस आर्क पे टिका हुआ है, दो सपोर्ट के बीच में, दोनों तरफ सपोर्ट लगे हैं और एक सिंगल कंटिन्यूअस आर्क जो है उस पे टिका हुआ है। मतलब ऐसा एक सिंगल कंटिन्यूअस आर्क, ये रहा एक सिंगल कंटिन्यूअस आर्क है और दोनों तरफ सपोर्ट है, ऐसा ब्रिज है। क्लियर है? तो चेनाब के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज 359 मीटर हाइट, एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा, 1486 करोड़ की लागत से 8 साल में बनकर तैयार हुआ है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और उधमपुर बारामूला श्रीनगर जो लिंक प्रोजेक्ट है, ये 272 किलोमीटर का पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें 111 किलोमीटर का कनेक्शन है कटरा से बनिहाल। उसी में ये पड़ता है, रास्ते में उसी में पड़ेगा। ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन, एक बड़ा अचीवमेंट है रेलवे के लिए, अभी कई एग्जाम में पूछेगा ये। उसके अलावा इस प्रोजेक्ट में अब देखो कई सारी पहाड़ियां, कई सारी घाटी पड़ती हैं, तो ये पूरे रूट पे कई सारे इंजीनियरिंग मार्वल बनाए गए हैं। एक तरीके से इंजीनियरिंग के कई सारे मास्टरपीस एक तरीके से बनाए गए हैं। जैसे आपने चेनाब ब्रिज की बात की, अब चेनाब ब्रिज में एक लेडी प्रोफेसर हैं, उनका भी बड़ा योगदान रहा। अब ये क्वेश्चन वैसे तो यूपीएससी को पूछना चाहिए, यूपीएससी जो क्वेश्चन बनाता है छाट छाट के बढ़िया क्वेश्चन बनाता है, तो ये क्वेश्चन वैसे तो यूपीएससी को पूछना चाहिए, पर हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। माधवी लता, ये नाम ध्यान रखिएगा, आईएससी बेंगलोर में प्रोफेसर हैं, आईएससी बेंगलोर में प्रोफेसर हैं, और उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है चेनाब ब्रिज के बनने में। लेडी है ना, लेडी है, और इस पे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना। जी माधवी लता, आईएससी बेंगलोर की प्रोफेसर, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है चेनाब ब्रिज का जो स्ट्रक्चर बनाया गया उसके पीछे। क्लियर है? बहुत लंबा समय इन्होंने दिया इस प्रोजेक्ट के लिए। टोटल अगर प्रोजेक्ट देखें तो और पुराना है, 8 साल लगातार तो बनने में लगे हैं इसको, जो 8 साल में बता रहा हूं तो उसको बनने में लगे हैं। ओवरऑल प्रोजेक्ट तो बहुत पहले का है। तो जी माधवी लता, आईएससी बेंगलोर के प्रोफेसर, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है चेनाब ब्रिज के बनने में। अब इसी कड़ी में चेनाब ब्रिज बना है, और चेनाब ब्रिज के दक्षिण में एक और ब्रिज बनाया गया है, अंजी खाड़ ब्रिज। पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन जब किया है, चेनाब ब्रिज का भी इनॉग्रेशन, अंजी खाड़ ब्रिज का भी इनॉग्रेशन, और जम्मू कश्मीर में वंदे भारत चलाई गई है उसका भी इनॉग्रेशन, ये सब एक साथ इनॉग्रेशन हुआ था अभी जून में, चर्चा में रहा। तो ये सवाल एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा जाएगा। चेनाब ब्रिज हो गया। अब दूसरा है, इसी के साउथ में एक ब्रिज है अंजी खाड़, अंजी खाड़ ब्रिज, इसका भी इनॉग्रेशन पीएम मोदी ने जून 25 में ही किया है। जब वो यहाँ गए, चेनाब ब्रिज का भी उद्घाटन हुआ, अंजी खाड़ का भी हुआ, वंदे भारत का भी इनॉग्रेशन हुआ है। तो अंजी खाड़ ब्रिज, ये भी जम्मू कश्मीर, जून 2025 में ही इनॉग्रेशन हुआ है। ये कैसा है? ये अलग तरह का ब्रिज है, वो तो आर्क ब्रिज था धनुष की शेप में, और ये है केबल ब्रिज इस तरह का। अंजी खाड़ भी जम्मू कश्मीर रेलवे जो डेवलप की जा रही है उसी का पार्ट है ये भी। ये केबल स्टेड ब्रिज है, देश का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज। केबल स्टेड रोड वाले तो और भी हैं, रोड वाले तो आपने बांद्रा वर्ली सी लिंक वगैरह भी देखा है, और भी हैं, पर इंडियन रेलवेज का पहला केबल स्टेड ब्रिज में इंडियन रेलवे का इस प्रकार का पहला है। रोडवे वाले तो हैं, हाईवे वाले जो ब्रिज हैं इस तरह के, रोडवेज वाले तो बने हुए हैं, रेलवे का इस तरह का भारत का पहला है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रोडवेज वाले तो इस तरह के और भी देखे हैं आपने, पर ये हम बात कर रहे हैं रेलवे का, इंडियन रेलवे का इस तरह का केबल स्टे वाला पहला है इंडिया में, अंजी खाड़ ब्रिज। तो इट इज द कंट्रीज फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज, रोडवेज का नहीं बोल रहे हैं, रेलवे का पहला है ऐसा। रोडवेज वाले इंडिया में और भी हैं, और ये कनेक्ट कर रहा है कटरा और रियासी को, कटरा और रियासी, रियासी जिला पड़ता है जम्मू, ये कनेक्ट कर रहा है कटरा और रियासी को। जिस नदी के ऊपर ये है वो चिनाब की ही एक सहायक नदी है, अंजी रिवर। अंजी जो इसका नाम है वो एक नदी के नाम पर, जिस नदी पे बना है उस नदी का नाम है अंजी, जो चिनाब की ही सहायक नदी है। तो चिनाब के ही पास में ये ब्रिज, तो ये कंट्री का पहला केबल स्टेट ब्रिज इंडियन रेलवे का, कटरा और रियासी के बीच में कनेक्ट कर रहा है। ये ब्रिज अंजी रिवर के ऊपर बना, जो चिनाब की एक सहायक नदी है। ये 326 किलोमीटर। अब ये उधमपुर, बारामूला, श्रीनगर, ये इस प्रोजेक्ट का हिस्सा ये भी है।
ये भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। क्रूशियल रेल लिंक है, कश्मीर घाटी को बाकी भारत से जोड़ रहा है, कश्मीर घाटी को बाकी इंडिया से कनेक्टिविटी दे रहा है। चेनाब के बाद ये सेकंड हाईएस्ट है, चेनाब के ऊपर जो ब्रिज बना है, चेनाब के बाद ये सेकंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। रेलवे ब्रिज में चेनाब ब्रिज के बाद दूसरा सेकंड हाईएस्ट हो गया ये। तो इट इज द सेकंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज आफ्टर द आइकॉनिक आर्क ब्रिज ओवर द चेनाब नियर बाई कौड़ी, जगह का नाम है कौड़ी। टोटल लेंथ है ब्रिज की 725 मीटर। अंजी ब्रिज इज बिल्ट टू हैंडल एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। 213 किलोमीटर पर आवर तक की भी हवाएं चले तो भी ये ब्रिज बर्दाश्त कर जाएगा, और ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से पास कर सकती है, यहां तक कोई समस्या नहीं। क्षमता कितनी है ब्रिज की? 213 किलोमीटर पर आवर की हवाएं भी चलें तो भी ये ब्रिज झेल जाएगा उसको, और 100 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन यहाँ पे ट्रेवल कर सकती है, इतनी स्पीड झेल सकता है। बनाया है इसको नॉर्दर्न रेलवे ने, कमीशन किया है नॉर्दर्न रेलवे ने, और कंस्ट्रक्शन इसका है कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, और ये SCL हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, तैयार इनके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर जब पीएम मोदी की विजिट हुई थी तो चेनाब ब्रिज का इनॉग्रेशन, उसके अलावा आंजी खाड़ ब्रिज का इनॉग्रेशन और वंदे भारत ट्रेन का भी इनॉग्रेशन किया गया, जो श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर को जोड़ रही है। वंदे भारत चलाई गई है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के बीच, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट काम अभी रेलवे के हुए हैं, यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो जून 25 में अंजी खड़ ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ, चेनाब ब्रिज के दक्षिण में पड़ता है। ये पहला केबल स्टेट ब्रिज है इंडियन रेलवेज के द्वारा, कटरा से रियासी को कनेक्ट कर रहा है, अंजी रिवर पे बना है, चेनाब की सहायक नदी है। ये खुद उधमपुर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। उधमपुर बारामूला रेल लिंक की लंबाई अभी हम आगे चर्चा करेंगे, यहाँ 326 किलोमीटर लिखी है, ओरिजिनली वो 272 था, शुरू में 272 किलोमीटर लंबाई थी, यहाँ 326 लिखा है रिवाइज करके, अभी इस पे हम आगे बात करेंगे। तो अंजी खड़ ब्रिज जो है वो दूसरा सबसे ऊंचा चेनाब के बाद, चेनाब पे जो ब्रिज बना है उसके बाद दूसरा सबसे ऊंचा, लंबाई इसकी 725 मीटर है, 725 मीटर। और इस ब्रिज की क्षमता एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को झेल सकता है, 213 किलोमीटर पर आवर भी हवाएं चल जाए उसको भी झेल सकता है, और ट्रेन यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड से पास कर सकती है। और इसको कमीशन जो किया है नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत आता है, इसको एग्जीक्यूट किया है कोंकण रेलवे कारपोरेशन और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी, इन्होंने बनाया है। नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत आता है कोंकण रेलवे कारपोरेशन कंपनी और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, इनके द्वारा तैयार किया गया। और ये जब इनॉग्रेशन हुआ चेनाब ब्रिज का, अंजी खड़ ब्रिज का, उसी समय वंदे भारत का भी इनॉग्रेशन किया गया है, जो श्री माता वैष्णो देवी कटरा से लेकर श्रीनगर के बीच चलाई जा रही है। क्लियर? अगला सवाल, इंडिया के पास अभी फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है? देखो बुलेट तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी हमारे पास फास्टेस्ट है वंदे भारत, इसको ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, वहां पर तैयार किए गए थे इसके कोचेस वगैरह, जो है इस ट्रेन को तैयार किया था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने, ICF चेन्नई। तो इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन अभी वंदे भारत एक्सप्रेस, इसको हम ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। 180 किलोमीटर पर आवर तक ट्रायल इसके हुए हैं, 160 वगैरह तो कई जगह चलती ही है, 180 तक भी ट्रायल इसके किए गए। तो इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत, इसको ट्रेन 18 भी कहते हैं, 180 किलोमीटर पर आवर स्पीड, इसको डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, शॉर्ट में इसको ICF कहते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF। फिर सवाल आता है, पहली वंदे भारत कहां से कहां चली थी? दिल्ली से बनारस। पहली जो वंदे भारत चलाई गई थी दिल्ली से बनारस, उसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर थी। पहली जो वंदे भारत चलाई गई थी वो दिल्ली से बनारस के बीच, अब तो कई रूट पे है। तो इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन अभी वंदे भारत, ट्रेन 18 भी कहते हैं, 180 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड ट्रायल हुए हैं, ICF चेन्नई के द्वारा बनाई गई थी। और पहली वंदे भारत 2019 में नई दिल्ली से बनारस के बीच चली थी, 160 किलोमीटर पर आवर स्पीड पर, ठीक है। अब इंडियन रेलवे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी लेकर आ रही है। अभी तक तो जो वंदे भारत चल रही थी उसमें बैठने की सुविधा थी, अब स्लीपर ट्रेन ICF चेन्नई जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, अब जो कोचेस तैयार कर रहा है उसमें सोने की व्यवस्था भी रहेगी, स्लीपर ट्रेन, ये भी जल्दी का है। तो इंडियन रेलवे लंबी दूरी तय करने के लिए, लंबी दूरी पर वंदे भारत चलाने का प्लान जो कर रहे हैं, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी अब आने वाली है।
ट्रायल, इसका भी ट्रायल वायल किए गए हैं, देखो ट्रायल किए हैं, RDSO ने 2025 में ट्रायल किए हैं इस पर। तो इंडियन रेलवे लंबी दूरी पर भी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने के लिए प्लान कर रहे हैं। ये वर्ल्ड क्लास हाई स्पीड स्लीपर ट्रेन 16 कार वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, 16 डब्बों की वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, इसके रिगरस ट्रायल वगैरह जनवरी 2025 में किए भी गए हैं मुंबई अहमदाबाद रूट पर। RDSO ने इसके ट्रायल 2025 में 544 किलोमीटर रूट मुंबई अहमदाबाद रूट पर ट्रायल हुए भी हैं। तो लंबी दूरी पर भी प्लान कर रहे हैं इसको चलाने के लिए, पर लंबी दूरी पे चलाई जाएगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। तो 540 किलोमीटर का रूट मुंबई अहमदाबाद सेक्शन पे जनवरी 25 में ट्रायल हुए हैं, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ही इसके डब्बे तैयार कर रहा है। वंदे भारत जो स्लीपर ट्रेन है उसके डब्बे भी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ही तैयार कर रहा है। ठीक है, छोटी दूरी पे भी ट्रायल इसके 30 से 40 किलोमीटर दूरी, 3 दिन तक ट्रायल और भी किए गए कोटा वगैरह में। और इसका शेड्यूल है कि अप्रैल से दिसंबर 25 के बीच में स्टार्ट कर देंगे। प्रोडक्शन ऑफ 9 मोर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, 9 और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अप्रैल से दिसंबर 25 के बीच में तैयार होंगी। रेलवे के कई सारे सेक्टर भी हैं। एक ये क्वेश्चन बहुत आता है, नेशनल रेल यूनिवर्सिटी, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट या नेशनल रेल यूनिवर्सिटी पूछ ले, इसी का दूसरा नाम है गति शक्ति विश्वविद्यालय। ये ध्यान रखना, दोनों में से किसी भी नाम से आ जाएगा। NRTI पूछ ले, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, या शॉर्ट में लिख दे नेशनल रेल यूनिवर्सिटी, या लिख दे गति शक्ति विश्वविद्यालय। कहाँ स्थित है? सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, वडोदरा, बहुत बार आया वो क्वेश्चन है। गति शक्ति विश्वविद्यालय, जिसको हम नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, या नेशनल रेल इंस्टीट्यूट के नाम से आ जाए, या नेशनल रेल यूनिवर्सिटी पूछ ले, आंसर है वडोदरा। काफी बार आ चुका है ये वडोदरा। हाइपरलूप के बारे में जरा 2 लाइन समझ लें, फिर देखें इसके बारे में करंट का क्या क्वेश्चन है। देखो हाइपरलूप जो है, हाइपरलूप कंसेप्ट वाज गिवन बाय, इसका आइडिया जो है ये एलोन मस्क का था। आइडिया वाज गिवन बाय एलोन मस्क, इनका आइडिया था। रिचेस्ट पर्सन है दुनिया में, टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी में को फाउंडर भी है, कई कंपनियों से जुड़े हुए हैं, टेस्ला है, स्पेस एक्स है, ट्विटर है, ये सब कंपनी नहीं की, एलोन मस्क की। तो हाइपरलूप एक इन्होंने कंसेप्ट सोचा था। ये क्या था कि अभी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के 4 तरीके हैं, रेल ट्रांसपोर्टेशन है, रोड ट्रांसपोर्टेशन है, एयर ट्रांसपोर्टेशन है और वाटर ट्रांसपोर्टेशन है। वह ट्रांसपोर्टेशन आपके पास रेल, रोड, एयर, वाटर, ये 4 तरीके हैं। इन्होंने एक 5वां मोड बताया, एक 5वां तरीका ट्रांसपोर्टेशन का इन्होंने दिया, 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसी को हाइपरलूप नाम दिया। हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन का एक 5वां तरीका होगा, ये इन्होंने कहा, और ये मैगलीव टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा, बेस्ड ऑन मैगलीव टेक्नोलॉजी, मैगलीव टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। मैगलीव का अर्थ होता है मैग्नेटिक लेविटेशन। हाई स्पीड ट्रेन जो कंसेप्ट आजकल आप सुनते हो वो सब इसी पर आधारित है। बहुत ज्यादा स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर, 400, 500, 1000, ये कंसेप्ट सुन रहे हो, वो मैगलीव पर ही आधारित है। मैगलीव का मतलब है मैग्नेटिक लेविटेशन। अभी देख लेते हैं क्या मतलब है इसका। तो हाइपरलूप कंसेप्ट दिया था एलोन मस्क ने, पर एलोन मस्क ने इसको पेटेंट नहीं कराया कभी। पेटेंट इसलिए नहीं कराया कि अगर वो पेटेंट कराएंगे तो खाली उन्हीं की कंपनी इस पे काम कर पाएगी और रियलिटी में आने में बहुत साल लग जाएंगे। तो इन्होंने इसके लिए ओपन रखा कि आइडिया मेरा है, काम इस पे कोई भी करे। तो उसमें चीन में, अमेरिका में, कई देशों में काम हो रहा है कि ये जल्दी ही रियलिटी में आ जाए हाइपरलूप। ये ट्रांसपोर्टेशन का एक 5वां तरीका है और मैगलीव पर आधारित है। हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन है ये। इसमें क्या करेंगे, वैक्यूम ट्यूब बनाई जाएगी। मान लो आपको मुंबई से अहमदाबाद या दिल्ली से पुणे या मुंबई से पुणे जाना है, तो मुंबई से पुणे जाना है तो मुंबई से पुणे के बीच में वैक्यूम ट्यूब तैयार की जाएगी।
मुंबई पुणे के बीच में बनाई जाएगी वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब होगी तो वैक्यूम ट्यूब लो प्रेशर होती है या हाई प्रेशर होती है? वैक्यूम ट्यूब लो प्रेशर है या हाई प्रेशर है? वैक्यूम ट्यूब होती है लो प्रेशर ट्यूब, लो प्रेशर ट्यूब। तो अगर दिल्ली से जयपुर या मुंबई से पुणे जाना है तो पॉइंट ए से बी के बीच में वैक्यूम ट्यूब होगी और इसके अंदर चलेंगे कैप्सूल या पॉड। कैप्सूल या पॉड उस व्हीकल को बोलते हैं जिसमें लोग बैठे होंगे। इसके अंदर चलेगा कैप्सूल, कैप्सूल या पॉड, कैप्सूल या पॉड जिसमें लोग बैठे होंगे, तो वो इस लो प्रेशर ट्यूब में चलेगा। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जनरेट होगी, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी कि जो ये व्हीकल है सरफेस से कांटेक्ट ना हो, सरफेस से कांटेक्ट ना हो, उठकर चले, मतलब फ्रिक्शन को कम कर देगा। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जनरेट होगी कि फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर दे, मिनिमम फ्रिक्शन होगा। मिनिमम फ्रिक्शन होगा तो स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। डिक्रीजिंग फ्रिक्शन इंक्रीजेस स्पीड। फ्रिक्शन कम से कम होगा तो स्पीड आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। तो वैक्यूम ट्यूब होगी, इसके अंदर ये कैप्सूल या पॉड ये इस वैक्यूम ट्यूब में चलेगा और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इस ट्यूब में जनरेट होगी कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले और सरफेस से कांटेक्ट ना हो, सरफेस से कांटेक्ट मिनिमम हो, जिससे फ्रिक्शन कम से कम होगा, स्पीड ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। ऐसा कंसेप्ट है ये। तो लो प्रेशर ट्यूब होंगी जिसके अंदर कैप्सूल या पॉड मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इस तरह से जनरेट होगी। मैग्नेटिक लेविटेशन का मतलब ये है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जनरेट होगी कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाए और सरफेस से कांटेक्ट मिनिमम, थोड़ा सा उठ के चले, तो जब फ्रिक्शन कम से कम होगा तो स्पीड ज्यादा मिलेगी। ऐसा कंसेप्ट है। आईआईटी मद्रास वगैरह भी इस पे काफी काम कर रहा है, हाइपरलूप से रिलेटेड आईआईटी मद्रास वगैरह भी काफी काम कर रहा है। लिखना ये एक दो लाइन लिख लो फिर हम आगे बढ़ें। हाइपरलूप के बारे में एक दो लाइन नोट करना है तो करो। मैगलीव टेक्नोलॉजी है, कैप्सूल या पॉड व्हीकल का नाम है जो इस ट्यूब के अंदर मूव करेगा, फ्रिक्शन कम स्पीड ज्यादा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। दिसंबर 2024 इंडिया का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक, हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक 410 मीटर का कंप्लीट किया गया आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में, आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में। तो दिसंबर 2024 इंडिया का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक 410 मीटर का कंप्लीट हुआ, ट्रैक बनाया गया आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में। इस ट्रैक को बनाया गया क्योंकि फरवरी 2025 में कंपटीशन होना था जिसमें कई कंट्री शामिल होने वाले थे। हाइपरलूप का ही एक कंपटीशन होने वाला था, उस कंपटीशन के लिए ट्रैक तैयार किया गया था। तो दिसंबर 2024 में इंडिया का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक 410 मीटर का ट्रैक बनाया गया आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में, और 2025 में फरवरी में कंपटीशन होना था हाइपरलूप रिलेटेड, उसके लिए तैयार किया गया था। तो 410 मीटर लॉन्ग हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब आईआईटी चेन्नई के कैंपस में बनाया गया और एशिया में ये सबसे लंबी टेस्ट फैसिलिटी बनाई गई टेस्टिंग के लिए। तो हाइपरलूप प्रोजेक्ट, इसमें आईआईटी मद्रास, एक आविष्कार हाइपरलूप टीम और TUTR करके एक स्टार्टअप है, ये सब ने मिलकर तैयार किया। ये जो प्रोजेक्ट है हाइपरलूप वाला, इसमें आईआईटी, इसमें इंडियन रेलवे भी शामिल है, आईआईटी मद्रास की एक टीम है आविष्कार हाइपरलूप टीम, और TUTR स्टार्टअप भी है, इन सब ने मिलकर तैयार किया। तो ये जो टेस्ट ट्रैक बनाया गया, इसमें इंडियन रेलवे, आईआईटी मद्रास का आविष्कार हाइपरलूप टीम, आईआईटी मद्रास की टीम है ये जो इस पे काम कर रही है, और TUTR करके एक स्टार्टअप है, इन सब ने मिलकर तैयार किया। और मैगलीव कंसेप्ट, मैं बताया मैगलीव कंसेप्ट पर है। हाइपरलूप क्या होता है? मैगलीव पर आधारित एक कंसेप्ट है ये। इसमें जो व्हीकल चलेगा वैक्यूम के अंदर मूव करता है और 400 किलोमीटर पर आवर स्पीड नहीं, चाइना ने 1000 किलोमीटर पर आवर तक पे बना रहा है। चाइना जो बना रहा है वो 1000 किलोमीटर पर आवर तक क्षमता का हाइपरलूप तैयार कर रहा है। वो यहाँ तो 400 तक का लिखा है हमने, चाइना 1000 किलोमीटर पर आवर पे वर्क कर रहा है।
अभी ऑपरेशनल नहीं हो गया, ट्रायल वगैरह पे है, ठीक है। और ये जो आयोजन था जिसमें कई सारे कंट्री के लोग शामिल होने थे, फरवरी 2025 में फिर ये हुआ है। तो फरवरी 2025 में आयोजन हुआ जिसमें दुनिया के कई सारे प्लेयर, दुनिया के कई सारे जो कंपनीज हैं वो सब पार्टिसिपेट किए। तो एशिया का पहला कंपटीशन, IIT मद्रास का जो डिस्कवरी कैंपस हमने बताया, यहाँ पर फरवरी 25 में आयोजन हुआ। 10 टीमों ने भाग लिया, जिसमें इंडस्ट्री के लोग हाइपरलूप वगैरह के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, रिसर्चर वगैरह ने पार्टिसिपेट किया। ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन 2025, ये आयोजन जो था ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन 2025, यह पर्पस क्या था कि हाइपरलूप क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के लीडर हैं, रिसर्चर हैं, ग्लोबल टैलेंट है, वो लोग शामिल हों, अपने आइडिया वगैरह शेयर करें, जिससे कैसे इसको और बेटर बनाया जा सके, रियलिटी में लाया जा सके। ये जो आयोजन हुआ उसका पर्पस यही था कि देश दुनिया के लोग आए, अपने आइडियाज वगैरह शेयर करें, कैसे इसको जल्दी से रियलिटी में लाया जा सकता है, क्या कमियां हैं, उनसे बातचीत हो, बस यही था। तो ये जो टेस्ट ट्रैक तैयार किया गया था वो इसी आयोजन के लिए। दिसंबर में जो ये टेस्ट ट्रैक फैसिलिटी बनाई गई थी IIT मद्रास में, वो इसी फंक्शन, इसी प्रोग्राम के लिए कि देश दुनिया के लोग आएंगे और हाइपरलूप के बारे में चर्चा हो। मिशन 3000 इंडियन रेलवे का एक प्रोग्राम है। माल भाड़ा, जो ढुलाई जो माल सामान जाता है, उसकी क्षमता को और बढ़ाया जाए। इंडियन रेलवे का प्रोग्राम है मिशन 3000 कि रेलवे जो फ्रेट की क्षमता जो है रेलवे की, उसको और बढ़ाए। 3000 मिलियन टन क्षमता हासिल करना 2030 तक। सामान की ढुलाई जो होती है रेलवे को, इससे जो कमाई होती है उस क्षमता को और बढ़ाया जाए। 3000 मिलियन टन तक क्षमता रेलवे हासिल करना चाहता है 2030 तक। तो मिशन 3000 क्या चीज है? इंडियन रेलवे का एक प्रोग्राम है। फ्रेट लोडिंग, सामान जो लोड किया जाता है रेलवे के द्वारा, सामान जो भेजा जाता है मालगाड़ियों के द्वारा, तो इंडियन रेलवे फ्रेट लोडिंग की क्षमता मिशन 3000 प्लान के अंतर्गत हासिल करना चाहता है 3000 मिलियन टन कार्गो 2030 तक। ठीक है, 2030 तक 3000 मिलियन टन क्षमता हासिल करने चाहते हैं। अभी तो इससे पीछे हैं, अभी आधे पर ही हैं इसके, अभी आधे पर ही हैं। 3000 मिलियन टन अचीव करना चाहते हैं, ये टारगेट रखा गया है। तो मिशन 3000 अगर सवाल पूछे, कुछ भी नहीं, कार्गो वॉल्यूम जो है रेलवे चाहता है 3000 मिलियन टन 2030 तक पूरा करना। बस इस प्रोग्राम का नाम है मिशन 3000। बस 3000 वर्ड से याद रहेगा। 3000 मिलियन टन क्षमता 2030 तक रेलवे हासिल करना चाहता है, कार्गो वॉल्यूम इतना हैंडल करना। अभी तो इसके आधे पर ही है। सिंगल लाइन क्वेश्चन ऐसे आएगा इस पे, मिशन 3000 किससे संबंधित है? फ्रेट से भी रिलेटेड है और रेलवे का है, तो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। रेलवे का जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, रेलवे इस चीज पे भी काम कर रहा है कि एनवायरनमेंट को कैसे बेनिफिट करेंगे। अल्टरनेट फ्यूल वगैरह, जैसे आप बात कर रहे हैं कि सोलर को बढ़ावा देना, रेलवे में कई सारी ट्रेनों के ऊपर सोलर पैनल लगा दिए जाएं। ट्रेनें जो चल रहे हैं सोलर डीजल मिक्स चलें। अब कुछ रूट पर ऐसा है, इलेक्ट्रिक से तो ट्रेन चली रही है, हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल करना, रेलवे इस पे भी तेजी से काम कर रहा है कि हाइड्रोजन फ्यूल को कैसे इस्तेमाल करें। ग्रीन हाइड्रोजन जो एक अल्टरनेट फ्यूल के तौर पे चर्चा में है पूरी दुनिया में, कि भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन पे कारें चलें। बस वगैरह सर्विस तो कहीं कहीं शुरू भी कर दी गई है ग्रीन हाइड्रोजन वाली। ग्रीन हाइड्रोजन बोट सर्विस भी शुरू की गई। तो रेलवे भी ट्रायल अभी किया है। इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद से सोनीपत के बीच, अभी तो छोटे रूट पर ही है, अभी तो छोटे रूट पर ट्रायल किया, फिर बड़े पे भी शिफ्ट करेंगे। पर ग्रीन हाइड्रोजन एक फ्यूचर फ्यूल के तौर पर देखा जा रहा है, जो कार बस ट्रेन सब जगह इस्तेमाल होगा। भविष्य यही है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी कम आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल जब आप यूज करोगे तो इसके जलने पर बाई प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। बाई प्रोडक्ट वाटर मिलेगा तो एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं, जीएचजी एमिशन नहीं आ रहा, जीएचजी एमिशन नहीं आ रहा, ग्रीन हाउस गैस को कम करने में बहुत अच्छा है। तो इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां से कहां, रूट क्या है? जिंद से सोनीपत के बीच, हरियाणा। तो रिसेंटली इंडिया ने ट्रायल रन किया, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन 89 किलोमीटर रूट पर ट्रायल किया गया, जिंद से सोनीपत के बीच। 1200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया इसमें। अब इंजन की क्षमता तो नहीं पूछेगा, पर 1200 हॉर्स पावर का इंजन,
ग्रीन हाइड्रोजन पर ये ट्रायल किया गया है। फुल कमर्शियल डिप्लॉयमेंट मिड 2025 तक अनुमान है, 2025 में ही ये कमर्शियल यूज में आ जाएगी। अभी कुछ टेक्निकल इसमें इश्यूज वगैरह वो ठीक किए जा रहे हैं। और कालका शिमला हेरिटेज रूट पे चलाएंगे। कालका शिमला हेरिटेज रूट, कालका शिमला रूट पे वो टॉय ट्रेन चलती है ना, तो कालका शिमला हेरिटेज रूट के लिए प्लान है। ये कोच तैयार किसने किए? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, आईसीएफ चेन्नई ने मैन्युफैक्चर किया है। तो ये जो हाइड्रोजन पावर ट्रेन है ये एक नया ग्लोबल बेंचमार्क सेट करेगी, क्योंकि 1200 हॉर्स पावर सबसे ज्यादा क्षमता का यही है दुनिया में। अभी ये जो यूज किया गया है 1200 हॉर्स पावर का इंजन, ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्षमता वाला है। ग्रीन हाइड्रोजन पे दुनिया में जहां जहां रेलवे में काम हो रहा है 1200 हॉर्स पावर वाला इंडिया का रिकॉर्ड है ये। बाकी यूरोप वगैरह में 500-600 हॉर्स पावर वाले यूज हो रहे हैं। यूरोप में जो हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है 500-600 हॉर्स पावर के इंजन यूज हो रहे हैं। इंडिया जो यूज कर रहा है 1200 हॉर्स पावर। ये सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन होगी वर्ल्ड में। इंडिया क्षमता यूज कर रहा है 1200 हॉर्स पावर, जबकि यूरोप में चल रहे हैं 500-600 हॉर्स पावर वाले। ये वर्ल्ड में सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन होगी इंडिया वाली। और अभी इसमें एक पैसेंजर कोच और 2 कोच होंगे हाइड्रोजन स्टोरेज वाले। अभी जो चलाई जाएगी छोटे स्केल पर, उसमें एक पैसेंजर कोच होगा और 2 कोच होंगे हाइड्रोजन स्टोरेज वाले फ्यूल के लिए। और 110 किलोमीटर पर आवर स्पीड तक ये जा सकती है। 2638 पैसेंजर की क्षमता होगी। 110 किलोमीटर पर आवर पे चला सकते हैं और क्षमता होगी 2638 पैसेंजर। ठीक है। उसके बाद यही बता रहे हैं कि इंडिया जो है ये हॉर्स पावर कैपेसिटी इंडिया की बहुत ज्यादा होगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 2800 करोड़ रुपए का लागत से ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन डेवलपमेंट कर रहे हैं। 35 ट्रेनें प्लान कर रखी हैं। इस तरह की 35 ट्रेनों का प्लान है डेवलप करने का। 2800 करोड़ की योजना है। तो इंजन पावर और क्षमता को बढ़ा रहा है इंडिया। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज एक प्रोग्राम भी चला रहे हैं। रेलवे का एक प्रोग्राम भी चल रहा है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, क्योंकि अब हिली एरिया में जो इस तरह की ट्रेन आप चलाओगे वहां एनवायरनमेंट बड़ा फ्रेगाइल है। तो एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए अच्छा है कि वहां पर पॉल्यूशन ना हो। तो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज नाम से रेलवे एक प्रोग्राम भी चला रहा है, जिससे हेरिटेज एरिया में एनवायरनमेंट को फायदा भी होगा, हिली एरिया वगैरह में जीएचजी एमिशन भी घटेगा, टूरिज्म भी सेफ रहेगा। और 2800 करोड़ रुपए की योजना रेलवे की अभी है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन डेवलपमेंट की, और 35 ट्रेनें प्लान कर रखी है इन्होंने इसमें। ठीक है। एक बड़ा फायदा है कि भारत का जो एमिशन टारगेट है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन 0 एमिशन करना है 2030 तक, 0 एमिशन टारगेट भारत का 2030 तक है, उसके लिए भी फायदेमंद होगा। 0 एमिशन टारगेट भारत का 2030 तक के लिए, उसके लिए भी ये प्रोग्राम बेनिफिशियल होगा। क्लियर है। तो वही लिखा है जीएचजी एमिशन कम होगा, इको फ्रेंडली होगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन को मेन तो बढ़ावा इसलिए दुनिया में दे रहे हैं कि पॉल्यूशन कम हो। दुनिया में पहली कमर्शियल हाइड्रोजन पावर पैसेंजर ट्रेन कहां चली थी? जर्मनी में। 2018 में जर्मनी ने चलाई थी दुनिया की पहली कमर्शियल हाइड्रो पावर पैसेंजर ट्रेन। उसको नाम दिया था कोराडिया आइलिंट। उस ट्रेन का नाम है कोराडिया आइलिंट, जिसको फ्रांस की एक कंपनी आल्स्टॉम ने तैयार किया था। फ्रांस की कंपनी है आल्स्टॉम, इन्होंने बनाया था। तो इन सितंबर 2018 दुनिया में पहली कमर्शियल लेवल पे हाइड्रोजन पावर पैसेंजर ट्रेन जर्मनी में चली थी, जिसको फ्रांस की कंपनी आल्स्टॉम ने डिजाइन किया था, बनाया था। और उस ट्रेन का नाम था कोराडिया आइलिंट। ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे चलती है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे चलेगी तो एमिशन में वाटर वेपर आएगा, ग्रीन हाउस गैस वगैरह नहीं आती। तो देखो लिखा है ना CO2 एमिशन नहीं होता। तो जीएचजी कम करने में बहुत अच्छा है ये कंसेप्ट। जीएचजी कम करने में ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल आपको इस्तेमाल करना है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन सबको इस्तेमाल करके एनर्जी मिल जाएगी और एमिशन केवल आएगा वाटर वेपर। तो ट्रेन जो है शोर भी नहीं है, नॉइज भी नहीं है, और एमिशन में आपको पानी मिलेगा बस। तो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं। सितंबर 2018 में दुनिया की पहली कमर्शियल हाइड्रोजन पावर पैसेंजर ट्रेन जर्मनी ने चलाई थी। एल्स्ट्रॉम ने इसको बनाया था, कोराडिया आइलैंड इसका नाम था। हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे चलाई गई थी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल जहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्यूल सेल बैटरी लगी होगी, स्टोरेज वहां पे करेंगे फ्यूल का, और एनर्जी लेने के बाद जो बाई प्रोडक्ट आएगा, जो एमिशन आएगा, खाली वाटर वेपर आएगा। तो सेफ है, CO2 एमिशन यहाँ पर नहीं है। तो क्वाइट भी है, एफिशिएंसी भी अच्छी है, एनर्जी भी बढ़िया है, और एमिशन में खाली मिल रहा है वाटर आपको। ठीक।
न्यू पंबन ब्रिज, रामेश्वरम कभी गए होंगे या आपने कभी टीवी वगैरह पे देखा होगा, ये वाला ब्रिज देखा होगा, इस तरह का एक इस तरह का ब्रिज देखा होगा, पंबन ब्रिज, कि समुद्र में कुछ दूरी तक आपको दिख रहा है, पुल के ऊपर ट्रेन जा रही है। तो पंबन ब्रिज को मॉडर्नाइज कर दिया गया, क्षमता को बढ़ा दिया गया है। और वर्टिकल लिफ्ट, इस तरह से वो ऊपर नीचे भी हो सकता है। ब्रिज जो है उसको ऐसे एडजस्ट भी किया जा सकता है, मान लो नीचे शिप जा रहे हैं, ऊपर ट्रेन क्रॉस करेगी, तो ब्रिज की हाइट को एडजस्ट किया जा सकता है। तो नया पंबन ब्रिज ये वर्टिकल लिफ्ट, वर्टिकल डायरेक्शन में से मूव कर जाएगा। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। तो न्यू पंबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, कि ऊपर ट्रेन चलेगी, नीचे शिप पास करेंगे, अगर कोई बड़ा शिप भी है तो ब्रिज की हाइट को एडजस्ट किया जा सकता है, वर्टिकली ऐसे मूव कर सकता है, वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर सकता है। तो पीएम मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेशन किया न्यू पंबन ब्रिज, ये भारत का पहला वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करने वाला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। तमिलनाडु में 6 अप्रैल 2025 को इनॉग्रेशन हुआ। रामनाथपुरम जिला पड़ता है, वहां पर जिला ये पड़ता है रामनाथपुरम, और ये ब्रिज रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ रहा है, रामेश्वरम से मंडपम को कनेक्ट कर रहा है, रामनाथपुरम जिले का नाम है। 110 साल पुराना स्ट्रक्चर हुआ करता था ब्रिज का, उसको मॉडर्नाइज किया गया। 110 साल पुराना जो ओल्ड स्ट्रक्चर था उसको रिप्लेस किया है ये बनाकर। तो नया ब्रिज जो है 3 मीटर हायर है पुराने वाले से। तो 110 साल पुराना जो स्ट्रक्चर बना हुआ था जहां पे ट्रेन चलती थी, उसको रिप्लेस करके ये नया स्ट्रक्चर तैयार हुआ, जो पुराने वाले से भी 3 मीटर ऊंचा और बेटर क्लियरेंस दे रहा है नीचे शिप वगैरह को जाने के लिए, शिप वगैरह को पास करने के लिए बेटर क्लियरेंस दे रहा है ये। देखो लिखा है ना, पुराने वाले को रिप्लेस किया है, 3 मीटर ऊंचा है ये, और बेटर सी क्लियरेंस मिल रही है मैरी टाइम ट्रैफिक को। समुद्री जहाज वहाज जो चलेंगे उनको बेटर क्लियरेंस मिल रहा है इसके नीचे से पास करने के लिए। पुराने वाले स्ट्रक्चर से भी 3 मीटर ऊंचा है। और नया ब्रिज जो है उसकी लाइफ स्पैन माना जा रहा है 100 साल तक कोई समस्या नहीं है। जो ये ब्रिज बनाया गया है इसका लाइफ साइकिल माना जा रहा है कि 100 साल तक इसको दिक्कत नहीं आएगी, 100 साल तक ये वर्क करेगा। तो श्रीलंका गए थे पीएम मोदी, श्रीलंका से तमिलनाडु गए थे, कई प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करना था, उसमें इसका भी इनॉग्रेशन हुआ। पीएम मोदी श्रीलंका गए थे, तो श्रीलंका के बाद तमिलनाडु आए, तमिलनाडु में कई प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन था, उसमें इसका भी इनॉग्रेशन किया। तो पीएम मोदी तमिलनाडु गए थे, 3 दिन की विजिट थी, उसके बाद वो यहाँ पर गए, कई प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन था जिसमें पंबन ब्रिज का इनॉग्रेशन भी किया गया। बस यही सवाल है, न्यू पंबन ब्रिज कहां से कहां कनेक्ट कर रहा है, कितनी हाइट है, बस यही सब। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के हिसाब से 2.07 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डाटा बता रहा है 2.07 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज स्पैनिंग द पाक स्टेट इन तमिलनाडु सेंड एज अ टेस्टामेंट टू इंडियाज, मतलब इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है ये, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। 2.07 किलोमीटर लंबाई और 8300 करोड़ रुपए के लगभग प्रोजेक्ट यहाँ पे इनॉग्रेशन हुए हैं। ये सब मतलब नहीं, लंबाई देखो इतनी। दूसरा क्वेश्चन है, 700 करोड़ की लागत से आरवीएनएल ने बनाया है, रेलवे की एक और कंपनी। तो कल मैं आपको ये बताऊंगा कि रेलवे के कौन कौन से पीएसयू हैं, ये भी सवाल एक आ सकता है कि रेलवे के अंडर में कौन कौन से पीएसयू हैं। आरवीएनएल है, रेलटेल है, कई सारी कंपनीज हैं, डीएफसीसीआईएल है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में कौन कौन से पीएसयू आते हैं वो लिस्ट भी जानना जरूरी है। तो आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड, ये नवरत्ना कंपनी है, रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। कंपनी जो है सरकार की 4 कैटेगरी में बांटी गई है। सबसे बड़ी कंपनीज महारत्ना, उसके बाद नवरत्ना, फिर मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2। सबसे बड़ी जो कंपनीज हैं वो है महारत्ना, टॉप कंपनीज भारत की, ओएनजीसी, आईयूसीएल, ये सब महारत्ना है। उसके बाद आती है नवरत्ना, एचएएल वगैरह नवरत्ना है। उसके बाद आता है मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2। तो ये जो है रेल आरवीएनएल, ये नवरत्ना कैटेगरी में आती है। तो 700 करोड़ की लागत से आरवीएनएल ने बनाया है इसको, नवरत्ना कंपनी है, रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आती है। 72.5 मीटर का तो नेविगेशनल स्पैन है, वर्टिकली 17 मीटर तक लिफ्ट कर सकते हैं, और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन यहाँ पास कर सकती है। ट्रेन की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर तक यहाँ से पास कर सकती है। हैवियर लोड वगैरह को कैरी कर सकते हैं, मजबूत ब्रिज है, अच्छी खासी क्षमता हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो उसके स्पेसिफिकेशन जो है, किसने बनाया, कितनी लागत से बना, कितनी लेंथ है, कितने तक ओपन हो सकता है, ये सारे स्पेसिफिकेशन मेंशन कर दिए गए।
इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड विद स्पेशल मॉडर्न इंजीनियरिंग टेक्निक्स, फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया है, फुली वेल्डेड ज्वाइंट यूज किए गए, हाई ग्रेडेड प्रोटेक्टिव पेंट इस्तेमाल किया गया, पॉलीसिलोक्सेन कोटिंग की इस्तेमाल की गई जिससे कोरोजन से बचा जा सके। समुद्री इन्वायरमेंट होगा, खारा पानी है, तो सबसे बड़ी दिक्कत है उसमें जंग लगने की, कोरोजन की। तो कोरोजन से बचने के लिए स्टेनलेस स्टील, पॉलीसिलोक्सेन कोटिंग, प्रोटेक्टिव पेंट, ये सब चीजें की गई हैं। समुद्री इन्वायरमेंट क्योंकि है कोरोजन का खतरा, मतलब एडवांस टेक्निक वगैरह इस्तेमाल की गई है इसको बनाने में कि लंबी लाइफ रहे, 100 साल तक आराम से चल जाए। पंबन ब्रिज को दुनिया के और ब्रिज से भी कंपेयर कर सकते हैं। इस प्रकार के ब्रिज अमेरिका में गोल्डन गेट ब्रिज है, यूके का टावर ब्रिज है, ओरसन ब्रिज है डेनमार्क स्वीडन के बीच। इस प्रकार के और ब्रिज दुनिया के जो सबसे बड़े मास्टरपीस माने जाते हैं, हम उनसे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो पंबन ब्रिज इंडिया के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है, कहने का मतलब ये, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड, इंडिया को श्रीलंका से कनेक्ट करने के लिए भी पहले कुछ प्रावधान वगैरह रखे गए थे। 1914 में जो पुराना पंबन ब्रिज है 1914 में ब्रिटिशर ने बनाया था। ओरिजिनल जो पंबन ब्रिज है पुराना वाला, वो 1914 में ब्रिटिशर के द्वारा बनाया गया था। 1914 में ब्रिटिशर ने बनाया, तो 100 साल से ज्यादा लाइफ तो हो ही गई पुराने वाले की भी। ये इसका बैकग्राउंड लिखा हुआ है। एडम्स ब्रिज जो है उसको राम सेतु कहते हैं। एडम्स ब्रिज जो है राम सेतु बोलते हैं, ये इंडिया श्रीलंका को जोड़ता है। एडम्स ब्रिज में तो राम सेतु इंडिया श्रीलंका कनेक्ट करता है। तो एग्जाम का क्वेश्चन शुरू में जो बता दिया उतना ही है बस, और नहीं जरूरत है इसमें। मुंबई से दुबई अंडर वाटर ट्रेन प्रोजेक्ट, मुंबई से दुबई के बीच बनाया जा रहा है अंडर वाटर ट्रेन प्रोजेक्ट। समुद्र के अंदर ट्रेन चलेगी। मुंबई से दुबई के बीच अंडर वाटर ट्रेन प्रोजेक्ट प्रपोजल है। तो अंडर वाटर रेल लिंक प्रपोजल है दुबई मुंबई के बीच, जो सिर्फ 2 घंटे की यात्रा पूरी हो जाएगी मुंबई से दुबई जाने की। 2 घंटे में मुंबई से दुबई कनेक्ट हो जाएगा। हाई स्पीड ट्रेन जो 600 किलोमीटर पर आवर से 1000 किलोमीटर पर आवर के बीच चलेगी, जो कैपेसिटी इसकी 600 से 1000 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड रहेगी। तो 2 शहरों को जोड़ने का प्लान है, और अगर इसको अप्रूवल मिल जाता है तो 2030 तक पूरा करने की योजना है। अगर इसको अप्रूवल मिल जाता है तो 2030 तक की परियोजना है, ठीक है। कवच सिस्टम, उड़ीसा में अभी एक ट्रेन हादसा हुआ था, तो वहां पे 2 ट्रेनें टकरा गई थी। लगातार चर्चा में था कि कवच सिस्टम क्यों नहीं लगाया गया। कवच अभी सारे रूट पे लगा नहीं है। कवच एक कंसेप्ट है, एंटी कॉलिजन सिस्टम है एक तरीके का, कि 2 ट्रेनें आपस में टकरा ना पाए, उससे बचाव का एक कंसेप्ट है ये। तो ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, एटीपी बोलते हैं इसको, एटीपी। तो कवच क्या है? भारत का खुद का बनाया हुआ ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। आपसे कोई पूछे तो आप ये लिखेंगे। कवच क्या है? ये भारत का खुद का बनाया गया ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत ही आता है। आरडीएसओ रिसर्च वगैरह का जो काम करते हैं आरडीएसओ, तो इंडियन रेलवे का ही एक डिपार्टमेंट आरडीएसओ, इनके द्वारा ये तैयार किया गया है कवच। और कोलैबोरेशन किया गया मेधा सर्वो ड्राइव्स एक कंपनी है, एक एचबीएल पावर सिस्टम कंपनी है, और एक कैरनेक्स माइक्रो सिस्टम, इन सब ने मिलकर तैयार किया है। तो भारत का खुद का बनाया हुआ ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, इसका नाम है कवच, जिसको आरडीएसओ ने डिजाइन किया, और कोलैबोरेशन कुछ और कंपनीज का भी रहा है। तो ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आरएफआईडी डिवाइसेस वगैरह लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, इनको आरएफआईडी बोलते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस लगे हैं। इससे क्या होगा? ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह भी है इसमें, कि अगर सेम ट्रैक पर कोई दूसरी ट्रेन आ रही होगी तो एक सिग्निफिकेंट दूरी से ट्रैक हो जाएगा कि सेम ट्रैक पर अगर कोई दूसरी ट्रेन भी है तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम भी होंगे। पर अभी सारे रूट पर लगा नहीं है ये, ठीक है। 2016 से इसके ट्रायल चल रहे थे कई रूट पर, अब कुछ रूट पर लगा भी दिया गया है, पर अभी सारी ट्रेनें अभी इक्विप नहीं हो पाई हैं इससे। तो इट इज ए सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस का भी इस्तेमाल होता है, सिग्नलिंग सिस्टम एज वेल एज द ट्रैक दैट टॉक टू ईच अदर यूजिंग अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो जो इसमें डिवाइसेस गैजेट्स वगैरह लगे हैं, अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन होता है,
और ऑटोमेटिकली ब्रेक वगैरह भी अप्लाई हो जाते हैं। तो ड्राइवर को अलर्ट भी करता है और ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम भी है, ब्रेकिंग सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। तो 2016 से ही कई रूट पे इसके ट्रायल वगैरह हुए, पैसेंजर ट्रेनों में भी कहीं कहीं रूट पर लगा भी दिया गया है, पर अभी सारा नहीं पूरा हो पाया। तो इट हैज बीन डिजाइन्ड टू असिस्ट लोकोमोटिव पायलट इन अवॉइडिंग सिग्नल पासिंग एट डेंजर एंड ओवर स्पीडिंग। ये सिस्टम ड्राइवर को अलर्ट करेगा, ब्रेक्स का कंट्रोल भी कर सकता है और ऑटोमेटिकली ट्रेन को रोक भी सकता है जरूरत पड़ने पर, अगर सेम ट्रैक पर कोई दूसरी ट्रेन आ रही हो। ये लिखा है देखो, एक सिग्निफिकेंट दूरी से इसको पता लग जाएगा सेम ट्रैक पर कोई दूसरी ट्रेन आ रही है, एक सुरक्षित दूरी पर उसमें ब्रेक लगाने का काम भी ये करेगा। तो इट हैज बीन डिजाइन्ड टू असिस्ट लोकोमोटिव पायलट इन अवॉइडिंग सिग्नल पासिंग एंड ओवर स्पीडिंग। ये सिस्टम ड्राइवर को अलर्ट भी करेगा, ब्रेक्स का कंट्रोल भी करेगा, ट्रेन को ऑटोमेटिकली रोक भी देगा अगर ये इसके नोटिस में आ जाए कि कोई ट्रेन सेम ट्रैक पर आ रही है, सुरक्षित दूरी पर ही ब्रेक लगाने का काम करेगा। पर अभी सारे रूट पर लगा नहीं है। तो कवच 1.0, कवच 2.0, अभी कवच 4.0 ये कुछ रूट पर इसको लगाया गया है। मतलब कवच को और एडवांस करते जा रहे हैं, नए नए फीचर भी लाते जा रहे हैं। सारी ट्रेनों में लगा नहीं है, कुछ रूट पर चल रहा है अभी ये देखो। तो वही लिखा हो, फॉग वगैरह जो होता है उस स्थिति में भी मदद मिलेगी। भाई फॉग का समय हो, फॉग वगैरह में काफी एक्सीडेंट होते हैं ट्रेन के, तो अगर सेम ट्रैक पर दो ट्रेनें आ रही हैं तो ब्रेकिंग का काम कर देगा। और कवच 3.2 जो वर्जन था, 1465 किलोमीटर के रूट पर साउथ सेंट्रल रेलवे में कई ट्रेनों में ये लगाया गया। साउथ सेंट्रल रेलवे में 1465 किलोमीटर के रूट पर कई ट्रेनों में ये लगाया गया। इसका अनुभव अच्छा रहा और इसके अनुभव से जो पता लगा कुछ और अपग्रेडेशन किए गए, तो कवच का 4.0 वर्जन ले आए। कवच 4.0 में और भी फीचर जोड़ दिए गए हैं। तो कवच के जो प्रीवियस वर्जन कुछ रूट पे यूज हो रहे थे, उससे अनुभव लेकर कवच 4.0 में नए फीचर भी जोड़ दिए गए हैं। कवच 4.0 में नए फीचर वगैरह क्या हैं? लोकेशन की एक्यूरेसी और बेहतर हो गई है, जो इंफॉर्मेशन है सिग्नल्स का वो भी बेटर किया गया है। स्टेशन टू स्टेशन कवच इंटरफेस ऑन ऑप्टिकल फाइबर, ओएफसी मतलब होता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, और डायरेक्ट इंटरफेस टू एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, मतलब 4.0 और अपग्रेड कर दिया गया है और एडवांस कर दिया गया है। अभी तक 1548 किलोमीटर, जिसमें साउथ सेंट्रल रेलवे के साथ साथ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में भी कई ट्रेनों में कवच सिस्टम लगा दिए गए हैं, पर पूरा इंडिया अभी कनेक्ट नहीं हुआ। तो कवच हैज ऑलरेडी बीन डिप्लॉयड ऑन 1548 किलोमीटर साउथ सेंट्रल रेलवे के साथ साथ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मिलाकर। प्रेजेंटली द वर्क इज इन प्रोग्रेस। अभी दिल्ली मुंबई रूट और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर लगभग 3000 किलोमीटर रूट जो है उसको भी इससे जोड़ा जा रहा है। 3000 किलोमीटर रूट इसमें और अभी ऐड किया जा रहा है। ट्रैक साइड वर्किंग चल रही है, 1081 किलोमीटर ये सब रूट पे रेगुलर ट्रायल लगातार हो रहे हैं। बस फिलहाल इतने रूट पे अभी लगाया गया, इतने पे लगने वाला है। और ठीक है, कवच क्या होता है, किसने बनाया, बात खत्म होगी। पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिंगल लाइनर आएगा, आराम से बता सकते हैं, इतनी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है आपके पास। बुलेट ट्रेन, सबसे पहली बुलेट ट्रेन शिनकैनशन नाम की ट्रेन, ये जापान ने चलाई थी 1964 में। अब ईयर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बुलेट ट्रेन दुनिया में कहां चली थी? जापान। क्या नाम था उसका? टोकाइडो शिनकैनशन, इस नाम से चली थी, जो टोक्यो को ओसाका से जोड़ रही थी। टोक्यो और ओसाका के बीच चली थी। तो दुनिया में पहली बुलेट ट्रेन 1964 टोकाइडो शिनकैनशन नाम से टोक्यो से ओसाका के बीच चलाई गई थी। तो भारत में जो बुलेट ट्रेन चलनी है उसका क्या हुआ? कोविड की वजह से प्रोजेक्ट डिले हो गया। भारत में जो बुलेट ट्रेन चलनी है कोविड की वजह से प्रोजेक्ट डिले हुआ। इसका रूट क्या है? मुंबई अहमदाबाद। भारत में जो बुलेट ट्रेन चलनी है मुंबई से अहमदाबाद, नाम इसका क्या है? मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। भारत में जो बुलेट चलनी है ट्रेन, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। लगभग 508 किलोमीटर दूरी का रूट होगा ये, तकरीबन 508 किलोमीटर दूरी का रूट होगा और 320 किलोमीटर पर आवर की क्षमता होगी। जो चलेगी ये 320 किलोमीटर पर आवर। जापान का बड़ा सहयोग है इसमें। और ये दूरी 2 घंटे 7 मिनट में पूरी होगी। 2 घंटे 7 मिनट में पूरी करेंगे। ये इंडिया का पहला हाई स्पीड रेल लाइन, इंडिया का पहला हाई स्पीड रेल लाइन होगा मुंबई अहमदाबाद रूट। कौन बना रहा है इसको?
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की ही एक और कंपनी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ही एक कंपनी है नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन, नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन, ये डेवलप कर रहे हैं इसको। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत ही नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन ये बना रहे हैं इसको। पॉइंट समझ आ रहा है? जापान का भी काफी सहयोग है इसके अंदर। तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इन इंडिया, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अंडर कंस्ट्रक्शन हाई स्पीड रेल लाइन है। मुंबई अहमदाबाद 508 किलोमीटर के रूट को 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे 7 मिनट में पूरा करेंगे। नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन इसको तैयार कर रहा है, जो कि इंडियन रेलवेज की एक सब्सिडरी है, इंडियन रेलवेज की एक कंपनी है। शिनकानसेन टेक्नोलॉजी जापान से ली जा रही है, इसमें रोलिंग स्टॉक, सिग्नलिंग, डिजाइन स्टैंडर्ड, ये सब जापान वाले स्टैंडर्ड लिए जा रहे हैं। और मेक इन इंडिया का भी सपोर्ट है, मेक इन इंडिया का भी इसमें सपोर्ट है, मेक इन इंडिया के तहत भी काफी काम हो रहा है। कोविड-19 की वजह से डिले हो गया ये, अभी इसमें स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाया गया है और माना जा रहा है कि इनिशियल सेक्शन जो है 2027 में ओपन कर पाएंगे और फुल लाइन मुंबई तक 2028 तक खुल पाएगी, अनुमान है फुल लाइन 2028 तक खुल पाएगी मुंबई तक कनेक्टिविटी। ये जो कंपनी बनी थी ना, नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड, ये ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। बुलेट ट्रेन को जब इंडिया में लाने की बात हुई तो जरूरत था कि एक डेडिकेटेड कंपनी इस काम के लिए बनाई जाए। इसी को ध्यान में रख के 12 फरवरी 2016 को बनी है, ये ज्यादा पुरानी नहीं है। इसका काम ही यही है बुलेट ट्रेन नेटवर्क को इंडिया में तैयार करना। तो ये जो कंपनी है NHSRCL, नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड, 12 फरवरी 2016 को ये कंपनी बनी है, 12 फरवरी 2016 को बनाई गई है कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत, कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत बनी है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भारत में तैयार करना, मतलब एक तरह से बुलेट ट्रेन नेटवर्क तैयार करना। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, उसको फाइनेंस का अरेंजमेंट करना, कंस्ट्रक्शन करना, मेंटेन करना, मैनेज करना। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो बनेंगे उनका मैनेजमेंट सब ये करेगा, फाइनेंसिंग, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट सब ये इसके अंदर आएगा। ये जो कंपनी है इसके अंतर्गत आएगा। और इसमें केंद्र सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आती है और दो राज्य सरकारों की भागीदारी है। ये जो हाई स्पीड कॉरिडोर बन रहे हैं मुंबई से अहमदाबाद, इसमें 2 राज्यों का भी शेयर रहेगा, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य सरकार का भी। केंद्र सरकार का शेयर तो है ही, इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र की भागीदारी भी है। जापान से भी फंडिंग है इसमें। जीका जो संस्था है जापान की, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, 50 साल के लिए लोन इन्होंने भी दिया है। एस्टिमेटेड कॉस्ट इस प्रोजेक्ट की 1,08,000 करोड़ रुपए है, जिसमें कुछ फंडिंग इनके द्वारा भी दी गई है। ठीक है, 1,08,000 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, टैक्स वगैरह को हटाकर। और जीका ने भी काफी फंडिंग दी है, लगभग 81% फंडिंग प्रोजेक्ट की जीका के द्वारा आई है। जीका क्या चीज है? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, 81% फंडिंग इनके द्वारा है 50 साल के लिए। फंडिंग जो की गई है 50 साल के लिए। तो एक बार इसको रीड कर लोगे, सारी कहानी बता दी है, एक एक लाइन लिख दी है इस पे, जितना जरूरी है। बोगीबिल ब्रिज, ये 2 मंजिला ब्रिज है, एक मंजिल पे गाड़ियां चलेंगी और एक मंजिल पे ट्रेन चलेगी। एक जो मंजिल है उस पे गाड़ी और एक पे ट्रेन। तो बोगीबिल 2 मंजिला ब्रिज, 4.94 किलोमीटर लंबाई है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है ये। और एशिया में इस तरह का दूसरा सबसे लंबा ब्रिज है, इंडिया का पहला और एशिया में दूसरा। बोगीबिल ब्रिज ब्रह्मपुत्रा रिवर असम में बना है। ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर असम में 2 जिले, धेमाजी जिले को डिब्रूगढ़ जिले से जोड़ रहा है। धेमाजी और डिब्रूगढ़, इन 2 जिले को कनेक्ट कर रहा है। तो 4.94 किलोमीटर लंबा, इंडिया का सबसे लंबा इस तरह का ब्रिज और एशिया का दूसरा सबसे लंबा ऐसा ब्रिज, जिसमें रेल और रोड दोनों है। एक मंजिल पे रेलवे ट्रैक है, एक मंजिल पे रोड है। ब्रह्मपुत्रा रिवर पे बना और ये कंट्री का पहला फुली वेल्डेड स्टील ब्रिज है विद नो जॉइंट्स। सेल के द्वारा स्टील वगैरह सप्लाई किया गया, इसमें स्टील जो इतना लगा है सेल ने सप्लाई किया है। और 120 साल लगभग माना जा रहा है इसकी लाइफ है, 120 साल लाइफ है। और अरुणाचल अगर आपको जाना हो, असम से अरुणाचल, तो ट्रेवल टाइम इसने 4 घंटे कर दिया है, दूरी काफी घटा दी है। बोगी ब्रिज का फायदा यह है, रेलवे रोडवे दोनों है,
4.94 किलोमीटर लंबाई है। इस प्रकार के ब्रिज में भारत का सबसे लंबा, एशिया का दूसरा सबसे लंबा ब्रिज है। धेमाजी और डिब्रूगढ़ जिले को जोड़ रहा है और 120 साल इसकी लाइफ। 4 घंटे दूरी कम हो गई, 4 घंटे में असम से अरुणाचल पहुंच जाएंगे इसके द्वारा। ठीक है, बनाया है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने। 2018 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। 25 दिसंबर वाजपेयी जी का बर्थडे, गुड गवर्नेंस डे बोला जाता है उसको। 25 दिसंबर को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे, तो वाजपेयी जी का बर्थडे था उस दिन पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन किया था 2018 में इसका। महिला सुरक्षा के लिए रेलवे का एक प्रोग्राम मेरी सहेली, कोई महिला पैसेंजर अगर अकेले ट्रेवल कर रही है तो उनकी सुरक्षा के लिए प्रोग्राम है मेरी सहेली प्रोग्राम, इंडियन रेलवे का। कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है, आ भी सकता है। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे पुलिस जो है, रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ, इनके द्वारा चलाया जा रहा है। मेरी सहेली योगदान किसके लिए है? वुमेन सेफ्टी के लिए। इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया मेरी सहेली प्रोग्राम महिला सुरक्षा के लिए। सारी रेलवे जोन में चलाया जा रहा है, ऑल जोन, महिला सुरक्षा के लिए। तो जो भी लेडी अकेले ट्रेन से ट्रेवल कर रही है उनकी सुरक्षा के लिए। और ये रेलवे में भी आरपीएफ इंप्लीमेंट कर रहा है इसको, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है आरपीएफ। आरपीएफ खुद भी रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आती है। बाकी जो पुलिस होती है वो सब स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत होती हैं। आरपीएफ जो है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत। ठीक है, तो लेडी पैसेंजर जहां से चढ़ेंगी, जहां उतरेंगी, उनसे इंटरेक्शन किया जाएगा, उनको गाइड किया जाएगा, क्या प्रिकॉशन रखना है वो बताया जाएगा। कहीं कोई इमरजेंसी आ जाए तो उनको किस नंबर पे बात करनी है, क्या मेजर्स उनको लेने हैं, ये सारा उनको ब्रीफिंग की जाएगी। ठीक है, तो मेरी सहेली प्रोग्राम रेलवे का प्रोग्राम है, महिला सुरक्षा के लिए सारी जोन में लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो सोर्स जहां से जर्नी स्टार्ट हो रही है, जहां जर्नी एंड हो रही है, लगातार ट्रैक किया जाएगा। जहां पर वो ट्रेन में चढ़ेंगी उनको ब्रीफ किया जाएगा सुरक्षा दृष्टि से। और आरपीएफ का प्रोग्राम है, रेलवे के अंदर भी आरपीएफ चला रही है इसको, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, पहले ये साउथ ईस्टर्न रेलवे सितंबर 2020 में साउथ ईस्टर्न रेलवे इस जोन में चलाया गया था। क्योंकि सफल रहा तो बाकी जोन में भी लागू कर दिया गया। इस प्रोग्राम की शुरुआत 2020 में सितंबर में साउथ ईस्टर्न रेलवे ने चलाया था। उसके बाद क्योंकि सफल रहा तो और जोन में भी इसको लागू कर दिया गया। और इमरजेंसी नंबर इसमें डायल 182, कोई इमरजेंसी हो जाए तो ये नंबर है 182, डायल 182। तो 230 टीमें लगभग 400 ट्रेनों में डिप्लॉय की गई हैं एवरेज डेली बेसिस पर। इतना बड़ा प्रोग्राम है सुरक्षा का। कोलकाता मेट्रो, कोलकाता मेट्रो में जो हुगली रिवर के अंदर एक टनल बनाई गई। कोलकाता मेट्रो जो प्रोजेक्ट था उसमें एक अंडर वाटर टनल बनाई गई हुगली रिवर के अंदर 520 मीटर की। रिवर के अंदर जो वो टनल की लंबाई है 520 मीटर है। तो अभी हाल ही में चर्चा में रही कोलकाता मेट्रो अंडर वाटर टनल। तो पीएम मोदी ने पिछले साल 2024 में इनॉग्रेशन किया था कोलकाता मेट्रो का। एस्प्लनाद और हावड़ा स्टेशन, एस्प्लनाद हावड़ा लाइन जो है उसका इनॉग्रेशन किया था। इस रूट में हुगली रिवर पड़ती है, हुगली रिवर के अंदर बनाई गई टनल। इस स्टेशन को कनेक्ट करने में इस रूट में हुगली रिवर पड़ती है। तो हुगली रिवर में 520 मीटर की टनल बनाई गई। रिवर के अंदर जो टनल का पोर्शन है 520 मीटर है। टोटल टनल की लंबाई तो ज्यादा है, ब्रेड्थ ऑफ द टनल इज 5.5 मीटर, टोटल लेंथ ऑफ द टनल इज 10.8 किलोमीटर। पर क्या 10.8 पूरा रिवर में से जा रहा है क्या? नहीं, रिवर के अंदर से 520 मीटर गुजर रही है। टोटल टनल की लंबाई 10.8 किलोमीटर, पर रिवर के अंदर कितना पोर्शन है? 520 मीटर। ये रिवर से क्रॉस कर रही है। ठीक है, और कंप्लीट किया है कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने। तो बस सवाल यही है, कोलकाता मेट्रो अंडर वाटर टनल, कोलकाता मेट्रो का उद्घाटन हुआ, एस्प्लैनेड हावड़ा सेक्शन को इनॉग्रेशन किया गया और 4960 करोड़ रुपए की लागत से बना। हुगली रिवर के अंदर टनल बनी है, एक तरफ कोलकाता एक तरफ हावड़ा पड़ेगा। इसके 32 मीटर गहराई में बना हुआ है, 520 मीटर का सेक्शन नदी के अंदर से गुजर रहा है। बस इतनी इंफॉर्मेशन है इसमें। नेक्स्ट,
पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति क्या चीज है, पहले थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लें। ये कई सारे मंत्रालय इसमें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। पीएम गति शक्ति एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक बड़ा प्रोग्राम है। पीएम गति शक्ति ऐसे समझो, कहीं पर रेलवे का काम हो रहा है और कहीं पर हाईवे का काम हो रहा है और कहीं पर इरिगेशन का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। तो एक बात बताओ, बहुत बार ऐसा होता है कि एक डिपार्टमेंट आया, वो एक काम करके गया, दूसरा वाला आया, फिर वहां पे खुदाई कर रहा है, फिर दोबारा नुकसान कर रहा है, फिर तीसरा वाला दोबारा उसी काम को कर रहा है। तो तीन बार पैसा बर्बाद, समय बर्बाद, रिसोर्सेज का वेस्टेज। तो क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए डिपार्टमेंट्स के बीच में? अगर डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, टाइमली अपडेशन अगर हो, तो पता लग जाएगा ना भाई यहाँ पे क्या क्या काम होना है, पहले तुम काम कर लो। मान लो कि इरिगेशन का काम हुआ, कहीं से मिट्टी निकली और कहीं हाईवे बनना है तो वो मिट्टी वहां यूज कर लें। तो कोऑर्डिनेशन अगर सबके बीच में होगा, पैसा भी बचेगा, समय बचेगा और काम एफिशिएंटली हो पाएगा। इसी को ध्यान में रख के एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया पीएम गति शक्ति, जहां पे मेन काम है डिपार्टमेंट्स के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके। अकेले रेलवे नहीं, कई सारे मंत्रालय वगैरह इसमें कोऑर्डिनेशन बेटर हो सके और एफिशिएंटली काम हो पाए। यही पर्पस है पीएम गति शक्ति का। तो एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें कई सारे मंत्रालय जुड़े हुए हैं, जहां अपडेट आता रहेगा कि कहां पर कौन सा काम पहले हो रहा है, कहीं से मिट्टी निकली कहीं और डाल दी, रिसोर्सेज बेटर यूटिलाइज हो जाएंगे, पैसा बचेगा, समय बचेगा, एफिशिएंटली काम हो पाएगा। तो पीएम मोदी इन्होंने लॉन्च किया पीएम गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। तो पोर्ट्स, रेलवे, रोडवे सब इसमें जुड़े हुए हैं। लगभग 16 मंत्रालय, देखो इसमें लिखा है आगे। तो पीएम गति शक्ति ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो लगभग 16 मंत्रालय को एक साथ ला रहा है। इसमें रेलवे और रोडवेज जैसे बड़े मंत्रालय भी शामिल हैं। तो ये आपस में इंटीग्रेटेड प्लानिंग हो सके और कोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन हो सके इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो काम हो रहे हैं, ये मंत्रालय आपस में प्लानिंग में भी कोऑपरेट करें, अच्छा कोऑर्डिनेशन करें, बेटर मैनेजमेंट करें, जिससे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, टाइमली एफिशिएंटली काम पूरा हो सके। तो पीएम मोदी ने लॉन्च किया पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो लगभग 16 मंत्रालय को एक जगह ला रहा है। रेलवे और रोडवे जैसे बड़े मंत्रालय भी हैं कि प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन बेटर हो सके और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमारे टाइमली और एफिशिएंटली कम कॉस्ट पे तैयार हो सके, रिसोर्सेज का वेस्टेज भी ना हो। द मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी विल प्रोवाइड इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड एंड सीमलेस कनेक्टिविटी। तो चाहे लोगों का मूवमेंट हो, गुड्स का मूवमेंट हो, सर्विसेज की बात हो, ये सब बेटर हो पाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी लास्ट मील कनेक्टिविटी, हर जगह को कनेक्ट कर दिया जाए। भाई कुछ जगह रोड से कनेक्ट होगी, कुछ रेल से कनेक्ट होगी, कुछ पोर्ट से कनेक्ट होगी, कहीं नदियों में बोट चलाई जाएगी, पर पूरे भारत में बेटर कनेक्टिविटी भी होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो लास्ट मील कनेक्टिविटी, रिमोट एरिया हो, रूरल एरिया हो, सबको कनेक्टिविटी मिले, पूरा भारत कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हो। ठीक है, कोई एरिया छूटे नहीं। तो पीएम गति शक्ति इतने मंत्रालय को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ला रहा है जिसमें प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन ये सब बेटर हो पाएगा। पीएम गति शक्ति का विजन क्या है? तो पीएम गति शक्ति विल इनकॉर्पोरेट द इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। कई सारे अलग अलग मंत्रालय के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो पता लग जाएगा कौन सा काम पहले हो रहा है, कहीं से मिट्टी मिल जाएगी, कहीं से डेवलपमेंट, कहीं से मैन पावर, ये सब कोऑर्डिनेशन करके हम इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। जैसे रोड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है भारत का एक बड़ा, भारतमाला। पोर्ट्स जो हैं, बंदरगाह, पोर्ट्स डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है सागरमाला। नदियों में ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने के लिए इनलैंड वाटरवेज, उसके अलावा एयरपोर्ट वगैरह को मॉडर्नाइज करना, उड़ान योजना, उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। टेक्सटाइल क्लस्टर भारत में डेवलप करना, फार्मा क्लस्टर को बढ़ावा देना। तो इतनी सारी चीजों को बढ़ाना है तो इसी तरह का कुछ करना पड़ेगा। अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मंत्रालय के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, पीएम गति शक्ति के द्वारा इंटीग्रेटेड अप्रोच कि वो सब आपस में कोऑर्डिनेट करें, कोऑपरेट करें, प्लानिंग में कंट्रीब्यूट करें,
जिससे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार कर पाए, पूरे भारत का एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाए। ठीक, जब भी क्वेश्चन आए पीएम गति शक्ति का फोकस आप सीधे लिखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पीएम गति शक्ति पे क्वेश्चन आ जाए सीधे ऑप्शन में देखना इंफ्रास्ट्रक्चर कहां लिखा है। 6 पिलर पीएम गति शक्ति योजना के 6 मुख्य स्तंभ क्या हैं? कंप्रहेंसिवनेस, जब इतने सारे मंत्रालय इतने सारे डिपार्टमेंट आपस में कनेक्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, तो ये कंप्रहेंसिव प्रोग्राम होगा, एक होलिस्टिक प्रोग्राम होगा, कंप्लीट प्रोग्राम होगा। कंप्रहेंसिव मतलब होलिस्टिक कंप्लीट प्रोग्राम होगा, कोई बीच में लूप और गैप नहीं छूट जाएगा। मंत्रालय अगर कोऑर्डिनेशन आपस में करेंगे तो कोई गैप नहीं छूटेगा, छोटी मोटी कमियां भी सब कवर हो जाएंगी। तो कंप्रहेंसिव मतलब एक कंप्लीट प्रोग्राम, होलिस्टिक। फिर प्रायोरिटाइजेशन का मतलब है कि जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनमें प्रायोरिटी तय करना, किस डिपार्टमेंट को काम पहले करना है, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, प्रायोरिटी सेट करना। ऐसा ना हो कि एक ही काम को 3-3 बार करना पड़ रहा है, पहले प्रायोरिटाइज कर ले भाई ये काम पहले होना है, फिर इसके बाद फिर इस डिपार्टमेंट का काम आएगा। प्रायोरिटी वाइज इसका जो काम है पहले तय हो जाए कि डुप्लीकेसी ना करें, बार बार रिपीट ना करें। फिर ऑप्टिमाइजेशन मतलब होता है रिसोर्सेस का बेहतर इस्तेमाल करना। ऑप्टिमाइज मतलब कोई भी प्रोजेक्ट ऑप्टिमाइज होना चाहिए, रिसोर्सेस का बेहतर इस्तेमाल करना, रिसोर्सेज या मैन पावर का वेस्टेज ना होना, इससे टाइम और पैसा दोनों बचेगा। ऑप्टिमम तरीके से अगर काम होगा तो टाइम और पैसा दोनों बचेगा। उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन, सिंक मतलब मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के बीच में सिंक होना चाहिए, मिनिस्ट्रीज और अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, मतलब अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए प्लानिंग वगैरह में। सिंक होना मतलब डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेशन करें, टाइमली एक दूसरे को इन्फॉर्म करें। इसके बाद एनालिटिकल अप्रोच और डायनेमिक अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच एंड डायनेमिक अप्रोच। एनालिटिकल में वही टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज करना, बेटर इंफॉर्मेशन लेना, फिर डायनेमिक, बस 2 टर्म याद कर लो, जरूरत नहीं है, हालांकि लिख दिया है मैंने इसमें भी, इतना जरूरत नहीं है, 1-2 वर्ड इसमें देख लो बस, अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बेहतर इंफॉर्मेशन ट्रैकिंग हो पाए, यही है। पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट है सागरमाला, कल मैंने बताया था पूरे भारत में सामान को लाना ले जाना, तो देश से बाहर सामान जा रहा है या बाहर से सामान आ रहा है, तो कई सारे पोर्ट्स हमारे हैं, पोर्ट्स को हमें डेवलप करने की जरूरत है, मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, उनकी क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। पोर्ट्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम है सागरमाला, पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करना, डेवलप करना, ये प्रोग्राम है सागरमाला। और पोर्ट्स तक आने के बाद पूरे देश में हाईवे नेटवर्क होना चाहिए सामान को ले जाने के लिए, हाईवे नेटवर्क का प्रोग्राम है भारतमाला। पोर्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ाना, मॉडर्नाइज करना, पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करना, उसके लिए सागरमाला। और पोर्ट्स तक सामान आ जाए उसके बाद हाईवे नेटवर्क होना चाहिए पूरे देश में सामान ले जाने के लिए, उसके लिए योजना है भारतमाला। तो कौन किसको चलाएगा? पोर्ट्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम आएगा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और पोर्ट्स के अंतर्गत, और हाईवे डेवलपमेंट का आएगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत। ठीक, तो ये 2 प्रोग्राम हो गए इंफ्रास्ट्रक्चर के। ये भी तो सागरमाला प्रोग्राम 2015 का प्रोग्राम है भारत सरकार का, 2015 का प्रोग्राम है। क्या प्रोग्राम है? कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट कनेक्टिविटी और मैरीटाइम ट्रेड को बूस्ट करना। सागरमाला प्रोग्राम का फोकस है कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट कनेक्टिविटी, मैरीटाइम ट्रेड को बढ़ावा देना। द प्रोजेक्ट क्रिएट एन इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ, इसमें पोर्ट्स, वाटरवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर कोस्टल एरिया में बेहतर किया जाए, जिससे मैरीटाइम कोस्टल एरिया वगैरह में व्यापार हमारा बढ़ सके, और वहां से फिर पूरे देश में कनेक्ट करोगे। किस मंत्रालय का प्रोग्राम है? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट एंड वाटरवे, इस मंत्रालय का प्रोग्राम है, जिसमें पोर्ट लेड डेवलपमेंट, बंदरगाहों को डेवलपमेंट करके इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। तो सागरमाला प्रोग्राम है पोर्ट लेड डेवलपमेंट इन द कंट्री। सागरमाला में अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या किए गए हैं? आंध्र प्रदेश में भी इसमें नए कुछ काम किए गए हैं। 2023 में 1537 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। 2 ट्रिलियन रुपीस 2024 तक कंप्लीट किए गए हैं प्रोजेक्ट। तो सागरमाला में अभी हाल फिलहाल में साल 2 साल में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं?
तो सागरमाला प्रोग्राम में आंध्र प्रदेश के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं कुछ। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग हाईवे ने 100 सागरमाला प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में जनवरी 2024 में अनाउंस किए हैं। इसमें पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीजें इसमें कवर कर रहे हैं। 2023 तक सागरमाला प्रोजेक्ट 1537 प्रोजेक्ट इसमें पूरे हुए हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट 2 ट्रिलियन 2024 तक उद्देश्य रखा गया था, एम पूरा करने का। सागरमाला प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट ग्रोथ के लिए है, जो कमर्शियल और ये कनेक्टिविटी वगैरह को बेटर करेगा। कनेक्टिविटी भी सुधर रही है और कमर्शियल एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी कोस्ट लाइन पे। तटीय क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और कमर्शियल एक्सचेंज, व्यापार भी बढ़ेगा। इंडियन इकोनॉमी को इससे बूस्ट मिलेगा, बस यही है। प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी है, प्राइवेट सेक्टर को भी बेनिफिट मिलेगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी, सस्ता पड़ेगा। भाई जितना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे उतना कॉस्ट बचेगी। दिस कुड ऑप्टिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी, रोड, इनलैंड रेलवेज, एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पोर्ट डेवलपमेंट याद रखना है इसमें। सागरमाला प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स, इसमें पोर्ट को मॉडर्नाइज करना है और नए पोर्ट भी बनाने हैं। सागरमाला के तहत जो एग्जिस्टिंग पोर्ट है उनको मॉडर्नाइज करना है, नए पोर्ट डेवलप करने हैं। पोर्ट्स की कनेक्टिविटी को अच्छा करना है। पोर्ट की कनेक्टिविटी, पोर्ट तक जाने के लिए कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। एक पोर्ट को दूसरे पोर्ट से जोड़ना जरूरी है, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट को कनेक्ट करना जरूरी है। कोस्टल एरिया में जो कम्युनिटी रहती हैं उनका डेवलपमेंट किया जाए। कोस्टल एरिया में जो कम्युनिटी है उनका भी डेवलपमेंट हो। कोस्टल एरिया में शिपिंग और इनलैंड वाटरवेज को बढ़ावा दिया जाए। कोस्टल एरिया में शिपिंग और इनलैंड वाटरवेज को बढ़ावा दें और पोर्ट्स को लिंक करें। पोर्ट्स लिंक इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोर्ट्स के आसपास इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज भी डेवलप हों। पोर्ट्स के आसपास इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज भी डेवलप करें कि वहीं से सामान बन के वहीं शिप पे लग जाए। तो ये इसके मुख्य फीचर्स हैं सागरमाला के। उसी के साथ मैंने भारतमाला भी लिख दिया। देखो 2015 का प्रोजेक्ट है, जैसे सागरमाला पोर्ट्स के लिए था वैसे भारतमाला हाईवे नेटवर्क के लिए है। रोड ट्रैफिक मूवमेंट, एक तरीके से अच्छा हाईवे नेटवर्क वो तैयार करना। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का प्रोग्राम है। 24,800 किलोमीटर की सड़क फेजेस में तैयार करनी है, फेजेस में बनानी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम 2015 का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रोड ट्रैफिक मूवमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे की योजना है। 24,800 किलोमीटर सड़क बननी है फेजेस में। भारतमाला परियोजना मुख्य फीचर क्या है, विशेषताएं क्या हैं? एक तो इकोनॉमिक कॉरिडोर, इतना अच्छा हाईवे नेटवर्क बनेगा तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, उसे किनारे किनारे इंडस्ट्री फैक्ट्री लगेंगी। फीडर रूट, इंटर कॉरिडोर कनेक्टिविटी, एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर को जोड़ना रोड नेटवर्क से। नेशनल कॉरिडोर, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, फिर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी एंड बॉर्डर रोड को बेटर करना। कोस्टल एरिया और पोर्ट तक भी रोड डेवलपमेंट करना। तो सागरमाला में तो पोर्ट्स का काम आप सारा कर लोगे और भारतमाला क्या करेगा, पोर्ट तक जाने के लिए जो कनेक्टिविटी चाहिए सड़कों की, ये उसको कवर कर ले रहा है। पोर्ट्स तक जाने के लिए जो रोड नेटवर्क चाहिए कोस्टल एरिया तक, ये सब भारतमाला इसको कवर कर लेगा। तो सड़कों का जो काम करना है वो सारा इसके अंतर्गत आ जाएगा। जैसे सागरमाला पोर्ट्स के लिए वैसे ही भारतमाला रोड्स के लिए। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाना। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है स्क्रैच लेवल से, कि जहां कुछ भी नहीं था और बिल्कुल जीरो लेवल से आप शुरू कर रहे हो। ब्राउन फील्ड का मतलब होता है पहले से कुछ था उसको अपग्रेड कर रहे हो। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है जीरो लेवल से कोई चीज बनाना, कि जहां कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप कहो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बना रहे हो, कि जहां कुछ नहीं है, खाली जमीन पड़ी है, जीरो लेवल से तैयार कर रहे हो। ब्राउन फील्ड का मतलब होता है कुछ था उसको अपग्रेड कर रहे हो। तो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे मतलब बिल्कुल नए एक्सप्रेसवे बनाना। भारतमाला के तहत एक बिल्कुल नए एक्सप्रेसवे भी बनाए जाएंगे। और हाईवे वगैरह जो है उनका डेवलपमेंट, एग्जिस्टिंग हाईवे का डेवलपमेंट भी करना है, एनएचडीपी। नए एक्सप्रेसवे तो बनेंगे और एग्जिस्टिंग वालों का अपडेशन भी करना है, डेवलपमेंट भी करना है। तो मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन, नए तो बनाएंगे ही, एग्जिस्टिंग वाले को भी मेंटेन करना है, मरम्मत करनी है। तो भारतमाला प्रोजेक्ट फोकस ऑन इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द नेशनल कॉरिडोर। इसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये सब आ जा रहे हैं। अब जैसे कल आप रेलवे के बारे में बात कर रहे थे, तो रेलवे का ट्रैक तो बनाओगे, मालगाड़ियां चलेंगी, सामान ले जाएंगी, पर वहां पर भी तो रोड चाहिए। रेलवे ट्रैक बनाओगे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा, पर वहां पर रोड नेटवर्क भी तो चाहिए। तो सागरमाला में पोर्ट डेवलपमेंट कर रहे हो, वहां भी रोड चाहिए।
DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही, रेलवे नेटवर्क बना रही है, वहां भी रोड चाहिए। तो रोड कनेक्टिविटी तो हर जगह चाहिए, उसको कवर कर रहा है भारतमाला। चाहे सागरमाला के पास रोड कनेक्टिविटी करनी हो, चाहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पास रोड नेटवर्क देना हो, ये काम भारतमाला के अंतर्गत है। ठीक हो गई बात। जो डिपार्टमेंट उनको बना रहा है, मेंटेनेंस वगैरह भी वो करेंगे इनमें, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए फालतू में। साफ साफ लिख रखा है, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, ऑपरेशन, सारे वर्ड लिखे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक, अब इसको और भी एक्सटेंड कर रहे हैं। अब देखो, आप अभी पढ़ लोगे, फिर 2 महीने बाद आएगा कि गवर्नमेंट ने कुछ रूट और एक्सपेंड कर दिया, तो वो डाटा फिक्स तो नहीं कर पाओगे। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक फिलहाल ये गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी योजना है। 272 किलोमीटर लिखा है, 272 किलोमीटर और 43,780 करोड़ की लागत रेलवे की साइड पे जो दिया हुआ है। पर अभी इसकी लेंथ एक बार चेक कर लो, शायद एक्सटेंड होकर 300 के ऊपर कर दिया है। अलग अलग जगह अलग अलग डाटा मिल रहा है, कहीं कहीं 300 के ऊपर मिल रहा है, वो इसीलिए कि कहीं कहीं रूट को एक्सटेंड किया गया। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस रेलवे प्रोजेक्ट, कश्मीर घाटी को रेलवे से जोड़ना। तो 272 किलोमीटर, ओरिजिनली कितने किलोमीटर? 272 किलोमीटर ओरिजिनली। ये मैं एक्सटेंशन की बात अभी नहीं कर रहा हूं, ओरिजिनली ये 272 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। 43,780 करोड़ की योजना है। इसमें 36 टनल और 119 किलोमीटर एरिया, 943 ब्रिज बनाए जा रहे हैं इसको पूरे प्रोजेक्ट के तहत। 272 किलोमीटर दूरी तय करने में 36 टनल, 119 किलोमीटर और 943 ब्रिज, माउंटेन पासेस कई सारे पड़ेंगे इसमें। तो बहुत चैलेंजिंग ज्योग्राफी है, कहने का मतलब कश्मीर में रेलवे को ले जाना बहुत चैलेंजिंग था और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। टूरिज्म बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, टूरिज्म, ट्रेड, ये सब बढ़ेगा। तो ओरिजिनली जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक था, ये फीचर्स हैं इसके। टू मैक्सिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ दिस कनेक्टिविटी, इस कनेक्टिविटी को और बूस्ट करने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस भी जम्मू श्रीनगर के बीच में भी मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया। और जिस तरह का ये नेटवर्क तैयार हो रहा है, -20 डिग्री सेल्सियस में भी यहां रेलवे ऑपरेशनल रहेगी। -20 डिग्री सेल्सियस में भी यह ऑपरेशनल रहेगा। एडवांस है, मतलब बिल्कुल मॉडर्न रेलवे का इस्तेमाल किया जा रहा है। मॉडर्न रेलवे का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोचेज अंदर से गर्म रहे, बाहर टेम्परेचर -20 डिग्री भी हो जाएगा, तब भी जो कोचेज हैं अंदर से गर्म रखे जाएंगे। सारी चीजें ऑपरेशनल रहेंगी पूरे साल। मॉडर्न रेलवे का एग्जाम उदाहरण है ये, पूरे साल ऑपरेशनल रहेगा। कश्मीर में टेम्परेचर माइनस में चला जाए तो ये पूरे साल कंफर्टेबली ऑपरेशनल रहेगा। उसके अलावा कश्मीर घाटी में नई रेलवे लाइन और पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन, फरवरी 2024 में 48 किलोमीटर की रेल लाइन, जिसमें बनिहाल, खारी, सुंबर और संगलदान, ये कमीशन की गई। मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था फरवरी 24 में। तो 48 किलोमीटर की रेल लाइन बनिहाल, खारी, सुंबर, संगलदान, ये कमीशन की गई। इलेक्ट्रीफाइड लाइन 185.66 किलोमीटर, 185.66 किलोमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक सेक्शन है, बारामूला, श्रीनगर, बनिहाल, संगलदान सेक्शन। तो पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन किया पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन संगलदान और बारामूला स्टेशन के बीच। अभी कुछ पार्ट ऑपरेशनल है, कई एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें कई सारी टनल वगैरह जो आप देख रहे हैं, कुछ पार्ट ऑपरेशनल है, कुछ पार्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। पूरा का पूरा अभी ऑपरेशनल नहीं, कुछ एक्सटेंशन वगैरह जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन। तो फरवरी 2024 नई 48 किलोमीटर रेल लाइन बनिहाल, खारी, सुंबर एंड संगलदान कमीशन। नई इलेक्ट्रीफाइड 185 किलोमीटर लाइन भी बारामूला संगलदान सेक्शन, अभी पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन किया इसके बीच में, संगलदान और बारामूला के बीच में, संगलदान बारामूला रूट। T50 टनल यहीं पर इसी प्रोजेक्ट में एक बनी है, T50 टनल, ये 12.77 किलोमीटर है, पीर पंजाल से भी लंबी है। पर वही मैं कह रहा हूं, कुछ रूट ऑपरेशनल है, कुछ चीजें ऑपरेशनल नहीं है। पर अगर आपसे स्पेशली नाम पूछ ले T50, देखो लॉन्गेस्ट रेल टनल अगर पूछेगा 99% चांस है पीर पंजाल पूछेगा, क्योंकि जो बनाने वाले हैं, भाई टीचर तो पढ़ा रहा है, बिल्कुल आपको आज तक का डाटा अपडेट कर रहा है, बनाने वाला इतना ध्यान नहीं देगा, क्या पता ये ऑप्शन में भी ना दे, तो पीर पंजाल लिखोगे आप,
99% चांस है पीर पंजाल ही ऑप्शन में देखा। और अगर वो बिल्कुल अपग्रेडेड है, एकदम लेटेस्ट, अगर ये ऑप्शन में देगा खारी सुंबर वाला, अगर इसको ऑप्शन में देगा तभी केवल ये टिक करोगे। पर 99% पीर पंजाल ही आपको ऑप्शन आएगा, शायद इसको पता भी ना हो। ये भाई पता हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, पर मैं ये कह रहा हूं 99% चांस है पीर पंजाल ही पूछेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की जानकारी वहीं तक है। पर टीचर जो पढ़ा रहा है वो आज तक का अपग्रेड करा के आपको पढ़ाएगा। कल एक बच्चा लिख भी रहा था, सर आपने अभी ये वाली नहीं बताई, क्योंकि रेलवे वाले कई सारे प्रोजेक्ट आज कराने थे मुझे, ये कल भी चर्चा कर सकते थे, कल मैंने इसकी चर्चा नहीं की थी। ठीक है, तो T50 टनल जब सब्जेक्ट खत्म होगा तब आप बताना क्या रहेगा, सब्जेक्ट खत्म होगा तो कुछ नहीं रहेगा इसमें। तो T50 टनल, हम इसको ये भी कहते हैं खारी सुंबर, ये T50 टनल, T50 12.77 पीर पंजाल से लंबी है ये, और ये खारी और सुंबर को जोड़ रही है जम्मू कश्मीर में। ये लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल है। अगर ऑप्शन में आएगा तब इस पर सोचना, पर मुझे लगता है कि ऑप्शन में देगा नहीं, हालांकि मैं दोनों बता रहा हूं। अगर ये ऑप्शन में आएगा तब इसी को टिक करना, इसका मतलब वो अपग्रेड कर लिया है, अपडेटेड है वो पर्सन जो पूछ रहा है। अगर ऑप्शन आएगा तो वो यही पूछना चाह रहा है, ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको सोचना ही कुछ नहीं, पीर पंजाल सीधे। ठीक, तो टनल T50 मेजरिंग 12.77 किलोमीटर, खारी एंड सुंबर एरिया जम्मू कश्मीर, लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है ये। ठीक है, तो कश्मीर घाटी को बाकी देश से जोड़ रही है, कश्मीर घाटी को बाकी देश से जोड़ रही है। तो इसमें एक मेन टनल है और इमरजेंसी के लिए एक पैरेलल एस्केप टनल भी बनाई गई है। एक तो मेन टनल है और इमरजेंसी अगर हो जाए तो एक बगल में एस्केप टनल भी है। ये ज्यादातर टनल में किया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में भी ज्यादातर टनल जो बन रही हैं उसमें मेन टनल के साथ साथ एस्केप टनल भी दी जाती है इमरजेंसी के लिए। हालांकि मेन टनल की तुलना में थोड़ी नैरो होती है वो, पर इमरजेंसी के लिए एस्केप टनल भी दी जाती है। ठीक है, तो इंडियन रेलवे 215 किलोमीटर की अप्रोच रोड भी बना रहा है यहाँ पर, इंप्रूविंग ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी फॉर नियर बाई कम्युनिटीज, आसपास के लोगों के लिए इतना रोड नेटवर्क भी तैयार किया जा रहा है कनेक्टिविटी के लिए। जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर लिए हैं। ये सब जल्दी जल्दी खबरें हैं। ये कश्मीर में ज्यादातर काम रेलवे का, आपको इनॉग्रेशन जो आप देख रहे हैं ऑपरेशनल, वो 1 साल के अंदर का है। 24-25 के बीच में कई सारे काम ऑपरेशनल हुए हैं, बंद तो कई साल से रहे थे, 24-25 में कई सारी चीजें शुरू हुई हैं। तो रेलवे का कश्मीर में जो काम है अभी लेटेस्ट है। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में भी, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में रेलवे में काफी काम हो रहा है, 2 जगह। तो कंप्लीट रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर अचीव कर चुका है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे ट्रैक का। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है सस्टेनेबल और एफिशिएंट रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये तो बस जानकारी के लिए। अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में भी चल रही है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम है जिसमें स्टेशन मॉडर्न अमेनिटीज होनी चाहिए। अमृत भारत स्टेशन स्कीम का मतलब है जो हमारे रेलवे स्टेशन है वो मॉडर्न हो, उनमें सुविधाएं हो, एलिवेटर लगे हों, साफ सुथरे हों, चार्जिंग पॉइंट हो, मतलब जो फैसिलिटीज आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो स्टेशन पर होनी चाहिए। यही सरकार का प्रोग्राम है अमृत भारत स्टेशन। 1250 से ज्यादा स्टेशन टारगेट है कि मॉडर्न किए जाएं, जिसमें वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज दी जाएं। यहां लिखा है देखो 1275, ये लाइन पहले पढ़ लो। 1275 रेलवे स्टेशन इंक्लूडिंग बॉर्डर एरिया आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनको अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत डेवलप किया जा रहा है। 1275 रेलवे स्टेशन बॉर्डर एरिया मिलाकर अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत कवर किए जा रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज आपको मिले, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का प्रोग्राम है ये। अमृत भारत स्टेशन के तहत 1275 से ज्यादा रेलवे स्टेशन बॉर्डर एरिया मिलाकर कवर किए जा रहे हैं जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दी जाएं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का प्रोग्राम है। ठीक है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज में क्या, अब देखो अमृत भारत स्टेशन स्कीम स्टेशन के डेवलपमेंट की योजना है लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए, जिसमें ये मास्टर प्लान वगैरह बनाए गए हैं लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान रखते हुए। इसमें पैसेंजर के लिए सुविधाएं, प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करना, एस्केलेटर की सुविधा, लिफ्ट का होना, पार्किंग एरिया प्रॉपर होना, रेस्टिंग रूम होना और स्टेशन को ब्यूटिफिकेशन करना, ये सारी चीजें इसमें अमृत भारत स्टेशन में की जाएंगी। तो कई सारे स्टेशन देखो आप अपग्रेड किए जा रहे हैं, तोड़ के दोबारा से बनाए भी जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के भी स्टेशन इसमें शामिल किए गए हैं।
अमृत भारत स्टेशन स्कीम में जम्मू कश्मीर के 4 स्टेशन शामिल किए गए हैं। इसमें बडगाम, जम्मू तवी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा और उधमपुर। अमृत भारत स्टेशन स्कीम में जम्मू कश्मीर के 4 स्टेशन को शामिल किया गया है, ये चारों हैं। सवाल आपका ये है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम क्या चीज के बारे में है? रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज करना। आप आंसर लिखेंगे रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज करना। और इसी तरह से एक प्रोग्राम और है, यात्री मित्र स्कीम। एक योजना है यात्री मित्र। यात्री मित्र क्या है? जो दिव्यांग लोग हैं, डिफरेंटली एबल्ड, या कोई बीमार व्यक्ति है या ओल्ड एज पर्सन है, उनको कुछ सहायता चाहिए व्हील चेयर वगैरह की, तो वो इसके द्वारा मिल पाएगी। यात्री मित्र स्कीम क्या चीज है? ये जो प्रोग्राम है, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग लोगों को, बीमार व्यक्ति को या ओल्ड एज लोगों को व्हील चेयर वगैरह की सुविधा उनको मिल पाएगी इसके द्वारा, यात्री मित्र स्कीम के द्वारा। भाई कुछ समझ आ रहा है? स्पीड तेज तो नहीं है? DFCCI और रेलवे के बारे में कल से आज तक काफी इंफॉर्मेशन मिल पा रही कि नहीं? भाई जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके हिसाब से मिल पा रहे हैं? कुछ कमी है तो बता दो मुझे। एक एक लाइन लिखा है, PDF सब आपको मिल जा रहा है, बस क्लास को ध्यान से सुनना है। और कल ये कंप्लीट भी हो जाएगा, केवल एक PDF मुझे और बनानी है, कल ये पूरा हो जाएगा। और मैंने भाई कहा था 10 में से 7 तक क्वेश्चन मैं कह सकता हूं। मेरी प्रयास ये है कि 10 में 7 तक तो आ जाए, 2-3 के लिए नहीं कह सकता मैं। सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम को पहला रेलवे स्टेशन मिल गया। सिक्किम को अपना पहला रेलवे स्टेशन मिल गया। 2024 में PM मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन कहां पर? रांगपो में। यही क्वेश्चन है, सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन कहां? रांगपो। नॉर्थ ईस्ट में रेलवे में जो जो डेवलपमेंट हुए हैं, ये एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आएगा। 2 जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप कर रहे हैं, हाईवे, रोडवे, रेलवे, ब्रिज, ओवर ब्रिज। नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में चाइना बॉर्डर है और दूसरा कश्मीर के क्षेत्र में। 2 एरिया में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे भी। ठीक, विनमय तुम्हारे साथ बड़ी दिक्कत है, पहले परेशान करोगे सर कराएंगे कब, और जब टॉपिक करा रहे हैं तो याद कैसे रखेंगे? जब मैं साथ साथ बता रहा हूं कि पूरे टॉपिक में से ये एक लाइन याद रखनी है, और कैसे बताऊं? तुम मुझे बताओ कैसे पढ़ाया जाए। PDF दे रहा हूं, साथ साथ मैं टॉपिक बताने के बाद बता भी रहा हूं कि ये 3 लाइन पे क्वेश्चन है, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या करें बताओ? घोट के पिला दें इसको? बट टीचर क्या करे? तुम मुझे बताओ टीचर क्या करे? इसको तुम्हारी शिकायत ही कभी खत्म नहीं होती है कुछ। पहले सर होगा कब? बना बनाया PDF सब दे रहा हूं, नहीं तो ढूंढते रहते सारा कंटेंट। अब बना बनाया मिल रहा है, फिर बता भी रहा हूं कि पूरे टॉपिक में 3 लाइन मतलब की है, फिर याद कैसे रहेगा सर? अब तुम्हारी जगह मैं ही पेपर दे के आऊं फिर याद हो? भाई टीचर जो करा सकता है वही तो कराएगा। अब रिवीजन करना या रीड करना तुम्हारा काम है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं भाई इस टॉपिक में से 3 लाइन क्वेश्चन है, पर मैं खाली अगर 3 लाइन लिख दूंगा टॉपिक समझ में आएगा? खाली मैं लिख दूं सिक्किम पहला स्टेशन रांगपो, इतने से कुछ समझ आएगी बात? 2-4 लाइन लिखने से, रीड करोगे तो फ्लो बनता है कि पूरी स्टोरी समझ आती है। अगला पॉइंट, अब ऐसा तो नहीं है मैं अकेला पढ़ा रहा हूं, कई लोग पढ़ा रहे होंगे रेलवे के बारे में, और मुझे मालूम भी नहीं कौन क्या करा रहा है। आप सामने सामने कंटेंट रख के मैच कर लेना, दोनों को सामने सामने रख के मैच कर लेना, कौन किस तरह से अप्रोच कर रहा है। मुझे मालूम भी नहीं कौन क्या करा रहा है, पर मुझे ये पता है कि 10 में 7 तक आपको मिल सकता है यहाँ, मेरा अनुमान ये है। और बना बनाया आपको मिल रहा है, आपको ये भी अंदाजा नहीं होगा कि एक PDF को तैयार करने में समय कितना लगता है। और टीचर को पता भी होना चाहिए कि कौन कौन सी न्यूज 8-10 साल पहले की है, जो जो मतलब की है रेलवे के। ऐसे तो आप ढूंढ भी नहीं पाओगे गूगल पे। तो PM मोदी 2024 में फाउंडेशन स्टोन, वर्चुअली फाउंडेशन स्टोन रखा गया सिक्किम का पहला। ये लोकेशन देखो, एक तो ध्यान रखिए रांगपो। असल में क्या था, ये रूट जो है इसका फेज देखो 3 फेज में तैयार होना है। ये इसका पहला 3 फेज है। पहला फेज 45 किलोमीटर का, जो वेस्ट बंगाल के सिवोक से, सिलीगुड़ी है ना, सिलीगुड़ी के पास जगह सिवोक, सिवोक से लेके रांगपो, ये 45 किलोमीटर का पहला फेज होगा। फिर रांगपो से गंगटोक कनेक्ट करना है,
और फिर गंगटोक से कनेक्ट करेंगे नाथुला तक, सिक्किम का है नाथुला। तो 3 फेज में ये डेवलप होना है पूरा। ठीक, 41,000 करोड़ रुपए लगभग लागत। तो कई सारे रेलवे के प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट में बन रहे हैं, तकरीबन 41,000 करोड़ के, जिसमें से ये 3 फेज में डेवलप होगा। सिवोक से रांगपो पहले फेज में 45 किलोमीटर का रूट, फिर रांगपो से गंगटोक को जोड़ेंगे और फिर गंगटोक से नाथुला को जोड़ेंगे। तो सिक्किम जो है कनेक्ट हो जाएगा, चाइना बॉर्डर भी है। तो पीएम मोदी 2024 में वर्चुअली फाउंडेशन स्टोन रखे थे सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन रांगपो का। कई सारे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट में चलाए जा रहे हैं, लगभग 41,000 करोड़ के। तो सिक्किम में अभी तक रेलवे नेटवर्क नहीं था। इस प्रोजेक्ट में सिवोक बंगाल से रांगपो तक पहले फेज में डेवलप 45 किलोमीटर का एरिया डेवलप हो रहा है, फिर रांगपो से गंगटोक होगा और फिर गंगटोक से नाथुला तक होगा। मई 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अभी फिर एक अप्रूवल दे रहे हैं। मई 2025 अभी लेटेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सैंक्शन किया है। फाइनल लोकेशन सर्वे एक हो रहा है, गुवाहाटी हेडक्वार्टर्ड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। इसमें ये मैली एक जगह है, यहां से जोड़ रहे हैं। मैली ये पड़ता है, बंगाल से बाउंड्री बनती है, और डेंटम से जोड़ रहे हैं जो इंडो नेपाल बॉर्डर पर है। एक और नई लाइन डेवलप होगी मैली से डेंटम तक, ये अभी सर्वे होना है इसका। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अप्रूवल दिया है कि फाइनल सर्वे वगैरह कर लिया जाए और 2027 तक ये भी ऑपरेशनल हो जाएगा। सिवोक रांगपो ये सब 2027 तक ये सब भी बन जाएगा। तो एक नई लाइन और डेवलप करने का भी सर्वे हो रहा है, ये मैली से डेंटम के बीच। ये वाली तो बन रही है, सिक्किम वाली तो बन रही है 3 फेज में। सिक्किम वाला जो है वो 3 फेज में फाइनल है, बनना है। एक नई लाइन के भी सर्वे के लिए अप्रूवल दिया है, मैली से डेंटम के बीच। डेंटम इंडो नेपाल बॉर्डर पर है, 75 किलोमीटर का रूट होगा और अंडर कंस्ट्रक्शन सिवोक रांगपो रेलवे लाइन 2027 तक चालू होगी। लाइन 2027 तक चालू हो जाएगी। DFCCIL ने एक नया कार्गो टर्मिनल, एक चौथा कार्गो टर्मिनल अभी ओपन किया है गुजरात के कोथंगम में, न्यू कोथंगम। तो नए 3 तो बने थे, एक रिवाड़ी में हरियाणा, न्यू भाऊपुर, ये कानपुर के पास है। रिवाड़ी हरियाणा, भाऊपुर कानपुर, और दौद खान पड़ता है अलीगढ़। रिवाड़ी हरियाणा, भाऊपुर कानपुर, दाऊद खान अलीगढ़। तो ये 3 टर्मिनल के अलावा एक चौथा टर्मिनल ये इनॉग्रेशन हुआ है अभी, न्यू कोथंगम गुजरात में। तो DFCCIL ने चौथा गति शक्ति कार्गो टर्मिनल न्यू कोथंगम में इनॉग्रेशन हुआ है। ये वेस्टर्न DFC का पार्ट है। तो इन मार्च 2025 DFCCIL ने एक माइलस्टोन अचीव किया है, एक नया गति शक्ति कार्गो टर्मिनल न्यू कोथंगम गुजरात में इनॉग्रेशन किया है, जो वेस्टर्न DFC का पार्ट है। और ये 2024-25 वित्त वर्ष में चौथा है जो बना है। 2024-25 के अंदर चौथा टर्मिनल का इनॉग्रेशन हुआ है। जो और 3 थे, रिवाड़ी, भाऊपुर, दौद खान, ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गए। उसके अलावा कुछ अभी नए जो बनने हैं, अभी जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं, न्यू सरधना वेस्टर्न यूपी का, न्यू साकुन, न्यू डाबला, ये सब, ये 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये अभी वो अप्रूवल मिलना है। तो न्यू सरधना, न्यू साकुन अंडर कंस्ट्रक्शन है दोनों, और न्यू डाबला ये जल्दी ही अनाउंस होगा, जल्दी अप्रूवल मिलेगा इसको। ठीक है, चलो यहां तक की सारी कथा समाप्त। अब कल हमें क्या करना है? कल हमें पढ़ना है एक तो अबाउट रेलवे का टोटल नेटवर्क भारत में कितना है, जोन्स ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। रेलवे के चेयरमैन कौन है रेलवे बोर्ड के, कल मैं बताऊंगा रेलवे का नेटवर्क, उसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, और रेलवे के अंडर PSU कौन कौन से आते हैं, और उससे जुड़ी करंट की 2-4 बातें रह गई, बस वो ज्यादा नहीं, थोड़ा ही है। तो कल ये कंप्लीट हो जाएगा पूरे तरीके से। अब किसी की कोई शिकायत है, विन में कोई दिक्कत है तो मुझे पूछो। टॉपिक जब रनिंग होता है ना, फ्लो बना होता है, तब मत डिस्टर्ब किया करो। अब कुछ पूछना है तो पूछ लो। और यूट्यूब पे जो लेक्चर जा रहा है ये वाला, इसकी PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों। अब कुछ पूछना है, कोई सवाल हो किसी का, पूछ लीजिए। कल ये कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद 2-3 क्लास करंट अफेयर 10 मई के आगे का, 10 मई के बाद का करंट अफेयर जून, और 20 दिन मई, अगली 3 क्लास में फिर वो कवर कराऊंगा मैं 1 तारीख के बाद। कल हो जाएगा DFCCIL वाला कंप्लीट, 2, 3, 4 3 दिन करंट अफेयर। उसके बाद RPSC का सोशल एस्पेक्ट 7 क्लास हो गई थी, वो कंटिन्यू हो जाएगा, आगे की क्लासेस शुरू हो जाएंगी उसकी।
जुलाई में आरपीएससी एईएन का बहुत हद तक काफी कुछ कंप्लीट कर लेंगे। फिर ईएस वाले जो जीएस के मेरे सब्जेक्ट हैं वो शुरू हो जाएंगे। उसमें अभी एफटी चल रहा है और मैथ्स शुरू हो जाएगा पैरेलली। ईएस वाले में लाइव, ईएस लाइव में एफटी चल रहा है, फिर मैथ्स शुरू हो जाएगा। और मेरी वाली क्लासेस जुलाई से फ्री होते फिर ईएस वाले में शुरू हो जाएंगी। तब तक आप लोगों के रनिंग एग्जाम जो है अभी, और जो अभी आने वाला अपकमिंग एग्जाम है, वो सब पूरे हो जाएंगे। जिन तो सोनीपत पैराग्राफ में शिमला रूट, मैंने कहा विनमय वहां पर ट्रायल किया गया है। जिंद वाला जो रूट कह रहा है वहां पर ट्रायल किया गया है, पर वो शिमला कालका रूट पे चलाएंगे, क्योंकि हिली एरिया में इको फ्रेंडली ट्रेन चलाना ही सही रहेगा, ये बोला है वहां पे। ट्रायल अभी वहां पर नहीं कर दिया है, ट्रायल किया है जिन सोनीपत वाले रूट, हरियाणा रूट पे। और जो कालका पड़ता है, कालका हरियाणा में ही है। अगर तुम कभी शिमला से टॉय ट्रेन से आओगे तो शिमला से कालका तक आती है वो। तो ग्रीन हाइड्रोजन वाली ट्रेन उस रूट पे चलाने का प्रावधान, उस पर प्लान कर रहे हैं। ठीक है, कोई और सवाल? ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू, थैंक यू ऑल, गुड नाइट।